Yes, good evening to all of you friends. We started class at 9 p.m. Few more seconds to go. All right, friends. So now at 9 p.m. we start this class. My first question is, can you see me? Can you hear me? देख सकते हैं. सुन सकते हैं. First note करें. मुक्ता, मनीष, दिव्या, ऋषि, स्वाति, अल्फ्रेड, यश, अलीशा, ऋषि, गंगा, नदस, डांस, रिजेश. 3% लोग बोल रहे हैं नहीं देख सकते. तो कीबोर्ड पे कंट्रोलर या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करके क्रोम ब्राउज़र यूज़ करवाना डिसेबल करो. इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. होप इट वर्क. मोबाइल से देख रहे हैं. मेक श्योर इंटरनेट की स्पीड सही हो. देन इट वर्क. क्लास में जो भी डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए जिसका लिंक पेस्ट करना रह गया. क्यों? जस्ट अ मिनट. तो लिंक इज इन द चैट बॉक्स पिन. और फिर मैं बुधवार को जॉब अपलोड करता हूँ. तो हम लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमी का पिलर 1B2 बर्निंग इश्यूज इन द बैंकिंग सेक्टर. कल रात तक हमने ये लोन के टाइप्स, नॉन परफॉर्मिंग एसेट की डेफिनेशन, बाकी टर्मिनोलॉजी देखी थी. सरप्राइज चेक देखा, इंश्योरेंस बैंक कोड देखा. फिर अलग अलग सब पोर्टल जहां से हम ये डेटाबेस निकाल सके उसकी बात करी थी. डीआईसीजीसी संस्था क्या है, 5 लाख तक आपका डिपॉजिट का इंश्योरेंस देखा था. अब ये बैड बैंक प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क ये सब समझना है. बैड बैंक क्या है उसका ग्राफिक्स आपके हैंडआउट में दिया है. अभी हम 5-10 मिनट पढ़ेंगे फिर वो अपने आप समझ आ जाएगा. अब कल रात याद करो सरप्राइज एक्ट कि जहां ये सब मालिया ने लोन नहीं चुका था, इसका एरोप्लेन और बिल्डिंग जब्त कर लिया. अब बैंक चाहे तो खुद उसकी नीलामी करके पैसा रिकवर कर सकता है. इन सब केसेस सब कोई कस्टमर मिल नहीं रहा है. सपोज इसका एरोप्लेन अटैच किया, जब्त किया है, लेकिन भारत में बाकी जो भी एयर इंडिया, विस्तारा, स्पाइसजेट, किसी को इसका प्लेन नहीं खरीदना. तो एक्सिस बैंक परेशान हो जाएगा क्योंकि एक्सिस बैंक कोई सिंगापुर या जापान की एयरलाइन कंपनी को जानता नहीं होगा जिसको ये प्लेन वो बेच सके. ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए बैंक ने? ये जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं, जो एक जात की एनबीएफसी कंपनियां हैं, उन्हें ये माल वो बेच दे कि आप इसको आगे निपटा देना, हमें कुछ पैसा दे दो. अब हम देखें कि बड़े-बड़े साइज के लोन्स कि 500 करोड़ का कोई सिंगल लोन लिया नहीं चुका है, 500 करोड़ का लोन किसी ने लिया नहीं चुका है. वीएमआर ने 8,000 करोड़ का लोन लिया नहीं चुका है. वीडियोकॉन कंपनी ने 1,800 करोड़ का लोन नहीं लिया चुका है. लोन लिया है नहीं चुका है. ऐसे बड़े-बड़े साइज के हम लोन देखें तो करीब 2 लाख करोड़ तो ऐसे लार्ज साइज लोन में फंसे हैं. अब लोग कहेंगे तो इसमें क्या दिक्कत है? बैंकर्स ने वो सारी उसकी एसेट्स को जब्त कर लेना चाहिए और उसको एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को बेच देना चाहिए. 2 लाख करोड़ रुपए निकाल लेने चाहिए. व्हाट इज द बिग डील? भाई बिग डील ये है कि एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास भी तो इतना पैसा होना चाहिए ना. आप कबाड़ी वाले को, रद्दी वाले को 20-25 रुपए की रद्दी बेच सकते हो ना. पूरा अमाउंट एवरेज जितना आपके पास रद्दी हो तो कबाड़ी वाले के पास इतना पैसा नहीं है वो रद्दी खरीदने के लिए. और अनिल अंबानी की जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है उसके तो खुद की मानते चले तो खुद ही उसके अंदर तो एनपीए का रेजोल्यूशन में फंसा है वो तो. इसलिए ये जो एक्जिस्टिंग सेटअप है इट इज नॉट हेल्पिंग इन फिक्सिंग दिस बिग लोन प्रॉब्लम्स. तो कुछ सालों पहले इकोनॉमिक सर्वे ने सजेस्ट किया कि नई संस्था बनाते हैं जिसका नाम हो बैड बैंक. अभी बैड बैंक काम कैसे करेगा कि मान लीजिए एक्सिस बैंक ने मालिया को लोन दिया था, लोन नहीं चुकाया और उसका 200 करोड़ रुपीस का पूरा एरोप्लेन मान लीजिए एक्सिस बैंक ने जब्त किया है. अब उसकी ऑक्शनिंग यानी नीलामी होगी. महिंद्रा के मैं 92 करोड़ देता हूँ, अनिल अंबानी के मैं 95 करोड़ देता हूँ और ये जो नई संस्था बनी है बैड बैंक वो मान लो ऑफर करे मैं 100 करोड़ देता हूँ. तो स्वाभाविक है एक्सिस बैंक विल सेल इट टू द हाईएस्ट बिडर. तो एक्सिस बैंक ने ये एरोप्लेन 100 करोड़ में बेच दिया बैड बैंक को. लेकिन अब बैड बैंक ये कहेगा देखो इसमें से 15 करोड़ में अभी आपको दे रहा हूँ कैश में. ऑफकोर्स कैश में 2 लाख से ज्यादा रुपए दो तो वो तो मना ही है इनकम टैक्स एक्ट में. पर तो बोलने की बात है कि इन्हें आरटीजीएस कुछ करके उसको दिया कि 15 करोड़ अभी ले लो, बाकी का जो 85 करोड़ है वो मैं आपको 5 साल बाद चुकाऊंगा. और उसके वास्ते मैं अभी आपको एक रसीद पे लिख के देता हूँ विच इज कॉल्ड सिक्योरिटी रिसीट. उसमें ये लिखा होगा कि मैं बैड बैंक एक्सिस बैंक को 5 करोड़ रुपए माफ कीजिए 85 करोड़ रुपीस 5 ईयर बाद चुकाने वाला हूँ. तो 15 कैश में दिया, बाकी 85 की रसीद लिख दी, तो ऐसे 100 करोड़ रुपए का सेटलमेंट हो गया. अब एक्सिस बैंक के पास दो ऑप्शन है कि ये जो 85 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी रिसीट है 5 ईयर्स तक वो वेट करे तो 5 ईयर के बाद बैड बैंक उसको दे देगा. और अगर एक्सिस बैंक को बहुत इमरजेंसी भाई अभी कभी कैश चाहिए तो ये कर सकता है कि नाबार्ड, एलआईसी, सीडबी, दूसरे जो भी बैंक एनबीएफसी है उनको ये सिक्योरिटी रिसीट बेच दे. अब कुछ वो ओरिजिनल प्राइस पे तो नहीं खरीदेगा एलआईसी, वो कहेगा भाई 5 साल बाद पैसा मिलने वाला है मैं अभी तुमको थोड़ा ही दे सकता हूँ, तो वो 80 करोड़ में खरीद लेगा एलआईसी. और बाद में 5 ईयर्स के बाद बैड बैंक तो 5th ईयर पर किसके पास वो सिक्योरिटी रिसीट है उसको पैसा देगा. तो आफ्टर 5th ईयर एलआईसी विल गेट 85 करोड़. तो बैठे बिठा एलआईसी को 5 करोड़ का फायदा भी हो गया. तो इस प्रकार से सेकेंडरी मार्केट में सिक्योरिटी रिसीट का ट्रेडिंग भी हो सकता है. खैर मान लीजिए एक्सिस बैंक के पास दिया जो पेशेंस हो वो कहे मैं ये सिक्योरिटी रिसीट अपने पास ही रखूंगा, 5 ईयर्स के बाद मुझे 85 करोड़ रुपीस तो बैड बैंक देने वाला है. अब बैड बैंक ने ये जो एरोप्लेन खरीदा एक्सिस बैंक से तो स्वाभाविक है बैड बैंक उसको आगे किसी और को रीसेल करने की कोशिश करेगा. अब रीसेल करने की कोशिश करेगा तो फिर हेरा फेरी 2 फिल्म याद करो. इसका पंचर निकालना पड़ेगा, नया कलर करना पड़ेगा, सीट कवर नहीं था उसको रफू करना पड़ेगा, बहुत खर्चा है. बल्कि जो भी नेक्स्ट बायर होगा वो तो 85 करोड़ भी नहीं देगा, वो तो कहेगा मैं तो 80 करोड़ ही दूंगा. तब लॉस हो गया बैड बैंक का क्योंकि उसका प्लान था उससे भी ये तो लॉस में नीचे बेचा जा रहा है. तो ये 5 करोड़ जो और कम मिल रहे हैं और एक्सिस बैंक ने तो सिक्योरिटी रिसीट लेके बैठा है कि डियर बैड बैंक आपने मुझे 85 करोड़ रुपीस देने आफ्टर 5 ईयर्स. बट बैड बैंक का शेयर इमोजी है कि भाई मैं तो 80 करोड़ ही ले पाया आफ्टर सेलिंग दिस प्लेन. तो 5 ईयर कौन 5 करोड़ रुपीस कौन देगा? भारत सरकार. भारत सरकार में अगर बैड बैंक कोई भी पैसा नहीं चुका पाता तो वो सब चुकाने की जिम्मेदारी भारत सरकार की है. ऐसी सॉवरेन गारंटी इन सिक्योरिटी रिसीट पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी है. तो ये कुल मिलाकर बैड बैंक नाम की चीज है. अब इनके पास तो केस आते रहेंगे, कभी 100 करोड़ का, कभी 500 करोड़ का. तो सेटल करेंगे तो न्यूज़पेपर की हेडलाइन तो नहीं बनेगी, छोटे छोटे बॉक्स में आते रहता है. तो परेशान नहीं होना, ये सब ऐसे खेल उसके चलते रहते हैं. अब तक मैंने आपको बताया कि बैड बैंक एक ग्रीन कलर का सुपर हीरो है, लेकिन असल में ये एक आदमी नहीं है, ये असल में 2 आदमी है. तो यानी से बैड बैंक है, इट इज एक्चुअली 2 ऑर्गेनाइजेशन. एक है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी यानी एनएआरसीएल. उसका काम है ऐसे जो भी एसेट्स हैं प्लेन है वो खरीदे. वो समझो कि करण अर्जुन का करण है या शाहरुख खान है. और फिर इन प्लेन्स को आगे किसी और को बेचना है, वो काम करने के लिए दूसरी कंपनी बना के रखी है, इंडिया डेट रेजोल्यूशन कंपनी मतलब आईडीआरसीएल. तो ये जो करण अर्जुन है, एनआरसीएल और आईडीआरसीएल वो मिलकर जो काम कर रहे हैं वो सब हमने अभी देखा. हाँ तो समझिए जो एसआरके है वो क्या काम करेगा, प्लेन खरीदेगा. और जो सलमान है वो क्या करेगा, इसको आगे प्लेन को किसी और को बेचेगा. ऐसी प्रोसेस चलती है. 2021 में बजट में अनाउंस किया था एनआरसीएल और एक आईडीआरसीएल ऐसी दो संस्था बनेगी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इसमें खुद की कोई शेयर होल्डिंग नहीं है, ये तो सब बाकी बैंक वगैरह संस्थाओं ने बनाया. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गारंटी सिर्फ इतनी है कि अगर बैड बैंक पैसा नहीं चुका पाए तो जो भी शॉर्टफॉल है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे देगी. बस तो ये जो था बैड लोन एसेट्स प्लेन या जो भी वो बेचा गया एसआरके को, उसने फिर वो ट्रांसफर किया सलमान खान को. ये कलेक्टिवली जो दो लोग काम कर रहे हैं फिर आगे वो सेटलमेंट करें. दैट इज द जिस्ट ऑफ इट. आपके बस तो फिर सॉल्व हो गया सब कुछ. दूध की नदियां बहने लगी. एवेंजर्स विश्व शांति उन्होंने स्थापित कर दी. प्रॉब्लम सॉल्व. नो, क्योंकि आप समझो ओरिजिनल तो 200 करोड़ का लोन लिया था ना माल्या ने और उसको बेचा 100 करोड़ में. उसमें भी आया तो 5 करोड़ कम पड़ा था तो वो सरकार ने कुछ अपने पॉकेट से दिखाया दिया है. तो अल्टीमेटली हु इज बियरिंग द लॉस?
एक तो डिपॉजिटर्स, देखिए आपको बैंक में कितना 4% 6% ब्याज मिलता है डिपॉजिट पे, वो आपको 12% क्यों नहीं देता? क्योंकि उसका बहुत सारा पैसा तो ऐसे ही लूट चुका है, बर्बाद हो चुका है, इसलिए वो कवर अप करने के लिए भी किसी को तो वो परेशान करेगा। आप जो इनकम टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, तो बेस्ट क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे, स्कूल, हॉस्पिटल क्यों नहीं है? आज की तारीख में साल में क्या मिडिल क्लास फैमिली में है तो बच्चे को तो पढ़ाने का और साल का 1 लाख खर्चा करो और उसको उधर पढ़ाने के बाद भी फिर से कोचिंग तो लेना ही पड़ेगा। तो ये सब सिचुएशन क्यों है? पैसों का जो इतना टैक्स भरा, इतना जीएसटी भरा, वो किधर गया? वो सब इन्हीं कामों में बर्बाद हो रहा है, क्योंकि आप देखो यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी तो लॉस की भरपाई करनी पड़ती है। तो दैट इज क्रिटिसिज्म। खैर, ये हमने समझ लिया कि बैड बैंक क्या है। ये मुद्दा पुराना है तो बहुत इसकी चिंता नहीं करनी, बेसिक आइडियाज इनफ। नेक्स्ट इज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। स्कूल के अंदर प्रिंसिपल हो तो उसने क्या करना चाहिए? जो भी जियान सुनियो टाइप के शरारती बच्चे, उनकी एक डायरी में ब्लैक लिस्ट बना के रखनी चाहिए, उनके ज़्यादा वॉच रखनी चाहिए क्या शरारत कर रहा है। तो आरबीआई भी कुछ ऐसा ही काम करता है, जिसे हम कहते हैं उसकी ऐसी ब्लैक डायरी या ब्लैक लिस्ट, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क यानी पीसीए। उसमें वो एक्सेल शीट बनाएगा कि तुम्हारी बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना है, बासेल नॉर्म्स के लिए कैपिटल जमा किया है कि नहीं, वो क्या है अगली स्लाइड में देखेंगे। तुम्हारा लेवरेज कितना है, मतलब बैंक ने खुद से रेपो एमएसए वगैरह कितना लोन लेके वो खुद से पैर फैला के बैठा है चादर के आगे। उस हिसाब से क्लासिफाई करेगा कि कैटेगरी 1 में है, 2 में है, 3 में है। 3 में मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की बैंक बन चुका है, बहुत बर्बाद बैंक है। अगर ठीक है ऐसी ये ब्लैक लिस्ट है शरारती बच्चों की या शरारती बैंकर्स की, फिर उसका क्या उखाड़ लेंगे? तो पहला, आरबीआई चाहे तो उस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की सैलरी फ्रीज कर सकती है, रोक सकती है। उस बैंक के जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड उनका रोक सकती है। मतलब देखिए कोई भी बैंक प्रॉफिट करता है तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है, लेकिन यहाँ की डिविडेंड भी नहीं देना, तुम्हारे सब लॉस एडजस्ट करो, मतलब बाकी जितना रिस्क एनपी वगैरह का फिक्स करो। ऐसे बैंकों को आरबीआई नया ब्रांच खोलने से रोक सकती है, नए लोन देने से रोक सकती है। और अगर एकदम ये होपलेस केस हो जाए कैटेगरी 3 में, तो ऐसी बैंकों का मर्जर भी करा सकती है, ऐसी बैंकों को बंद भी करा सकती है। ये सब कुछ आरबीआई के पास पावर है, तो आप इसको सोच सकते हैं इट इज डायरेक्ट एक्शन। मॉनेटरी पॉलिसी पिलर 1 2 में याद करो, क्वालिटेटिव टूल्स। पहले तो मॉरल सुएशन की गुलाब का फूल लेके मान जा भाई, नैतिक दबाव है, नहीं माने तो डंडा मारूंगा, डायरेक्ट एक्शन है। तो ये सब क्या डायरेक्ट एक्शन है? फॉर एग्जांपल एक था लक्ष्मी विलास बैंक, वो एकदम होपलेस था, मतलब वो गॉथम सिटी जैसा, इट वाज बियॉन्ड सेविंग। तो आरबीआई ने उसको प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिस्ट में डाला, ब्लैक लिस्ट में डाला, रैंक 1 रैंक 2 कैटेगरी 3 में पहुंच गया, फिर भी होपलेस कुछ काम नहीं हुआ। तो फिर उसे सिंगापुर की एक डीबीएस बैंक के साथ मर्ज कर दिया। अब भारत का बैंक सिंगापुर में कैसे मर्ज हो सकता है? भाई सिंगापुर की बैंक को भारत में ब्रांच खोलने थे, उसके पास जमीन और ऑफिस नहीं थी, आरबीआई ने तुम ही ले लो ये सब, इसको तो कुछ होपलेस बैंक है। तो दिस इज ऑल पॉसिबल अंडर द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। तो अब तक हमने क्या समझा कि बैंकों की ऐसी शरारती बैंकों की, बदमाश बैंकों की ब्लैकलिस्ट बनाई जाती है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है। उसी तरह आरबीआई ने सोचा कि देखो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जैसे डीएचएफएल होम लोन, बजाज 300, आईएलएफएस, इनको भी हथौड़ा मारना मांगता है, तो उनके लिए भी प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क बनाया गया है। उसमें सभी प्रकार के एनबीएफसी नहीं, कुछ खास प्रकार के एनबीएफसी कोई वो हथौड़ा मारता है। एग्जैक्ट पूरी लिस्ट वगैरह पढ़ने का हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मुद्दा भी पुराना हो चुका है। ये सब चल रहा था तो फिर कोऑपरेटिव बैंक वाले मौज में घूम रहे थे, तो आरबीआई ने ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए बनाया कि तुम्हारी डिपॉजिट कितनी है उस हिसाब से 1 2 3 4 कैटेगरी में, उस हिसाब से तुम्हें मॉनिटर करेंगे। हालांकि ये भी इतना अपने लिए काम का नहीं है। अब स्वाभाविक आरबीआई ऐसा सब टाइट करेगा तो बैंक एनबीएफसी वाले परेशान हो जाएंगे कि सर थोड़ा लिबरल रखो, उदार मत रखो, योर रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी टफ, प्लीज सिंप्लीफाई एंड रिलैक्स देम। तो आरबीआई कोई नहीं, तुम अपनी फीडबैक मुझे दे दो, मैं कमिटी बिठाता हूं जिसका नाम होगा रेगुलेशन रिव्यूज अथॉरिटी 2.0। मतलब पहले भी कभी बनाया था, दोबारा बनाया, तो जो कमिटी है तुम अपनी सारी कंप्लेन या फीडबैक उनको दे दो कि बहुत स्ट्रिक्ट है, इसको थोड़ा रिलैक्स करने की जरूरत है। तो दैट इज रेगुलेशन रिव्यू अथॉरिटी कमिटी। ये सब आरबीआई के ऑफिसर है, बहुत ही ढीले ढाले रिलैक्स मोड में आ गए। तो आरबीआई ने सब टाइट किया कि नहीं तुम्हें ठीक से सुपरविजन करना है, इतना काम होना चाहिए, इतना तुम्हारा परफॉर्मेंस रिव्यू होगा। ऐसा जो रोड मैप बनाया होगा उसे आप क्या कहें? उत्कर्ष रोड मैप, उत्कर्ष रोड मैप। फिर अलग अलग बैंक एनबीएफसी को मॉनिटर करने के लिए आरबीआई ने अपनी पूरी ऑनलाइन सिस्टम बनाई, उसका नाम क्या है? दक्ष वेब सिस्टम। हालांकि पुरानी चीज बहुत लोड नहीं लेना, पर आरबीआई ऐसा सब करते रहता है। मित्रों ये बैंक बाजार, पैसा बाजार.com ये वेबसाइट क्या करते हैं कि आप वहां पर जाके अलग अलग लोन प्रोडक्ट्स और उनके इंटरेस्ट रेट कंपेयर कर सकते हैं। मुझे बाइक लोन चाहिए तो बजाज 300 क्या ब्याज दे रहा है, क्या ब्याज मांग रहा है, एक्सिस बैंक क्या ब्याज मांग रहा है, वगैरह वगैरह। तो हम पहले क्या करते थे, हर एक बैंक की वेबसाइट पे खुद जाते, उसका सब पढ़ते और एक्सेल शीट बनाते, फिर कंपेयर करते। तो अपना टाइम बचा रहे हैं ये बैंक बाजार, पैसा बाजार। इन्हें कहते हैं फिनटेक कंपनीज या लोन सर्विस प्रोवाइडर्स। अब स्वाभाविक है आरबीआई रोज उठ के इसको कुछ ना कुछ टाइप करेगा, तो कॉलमनिस्ट इस पे पीएचडी करेंगे। तो हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना भाई, कुछ नहीं करना है। ये इतने टेक्निकल मुद्दे, उसमें कुछ पढ़ने का सेंस ही नहीं है, बेसिक आइडियाज नहीं। आगे बढ़ो। आप शॉपिंग करते हो उसके लिए भी आजकल क्या चलता है, बाय नाउ पे लेटर, बीएनपीएल। आपको गए शॉपिंग मॉल में, पे टीवी पसंद आया, अभी 10 20 जो भी 100 रुपए दे दो और बाकी का तुम इंस्टॉलमेंट में चुका दे रहे हो, ऐसी सब सिस्टम निकली है। तो ये जो भी एसबीआई, बजाज 300 वगैरह ऐसे लोन प्रोडक्ट ऑफर करते होंगे, या कंज्यूमर अप्लायंसेस पर ईएमआई पर आप खरीद सकते हैं, ऐसी सब बातें। अब कुछ केस में बीच में कुछ फिनटेक कंपनी आ गई है जैसे लेजी पे। वो लोग काम क्या करते हैं कि एसबीआई से लोन लेंगे, फिर आपको लोन देंगे, फिर आप उसे चुकाएंगे, फिर बैंक को वापस करेंगे। आपका ये धंधे में इसका क्या फायदा है? समझो इसने फिर अलग अलग कंपनियों से टाइप किया ना, मान लो एप्पल के साथ, एलजी के साथ, कि तुम्हारे इतने फ्रिज बिकवा दूंगा मैं, ये सब ऑफर डिस्काउंट वगैरह चलवा के सारे शॉपिंग मॉल से टाइप करके तुम मुझे इतना कमीशन देना, तो वो सब इसकी टोपी उसके सर के ऊपर करके वो कमाता होगा कुछ। तो दैट इज बाय नाउ पे लेटर। अब इसमें तकलीफ है, मान लीजिए कस्टमर ने ये जो भी एलजी का वॉशिंग मशीन टीवी खरीद लिया, अपन वो लोन डिफॉल्ट करता है, तो लॉस किसका हुआ? एसबीआई का लॉस हुआ, सीआरडी मोदी, क्योंकि अल्टीमेटली तो पैसा उसने दिया था। तो रिजर्व बैंक का ये कहना है कि देखो ये जो बीच में फिनटेक कंपनी लेजी पे, जिसने ये सब पूरा इन दोनों के बीच डील करवाया, ऑनलाइन ऐप बनाया था, ग्राहकों को सब बोतल में उतार के बेचा था ये लोन प्रोडक्ट, तो उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसने क्यों ठीक से चेक नहीं किया वो कस्टमर का क्रेडिट स्कोर कितना है वगैरह वगैरह। इसलिए ये जो फिनटेक कंपनी है उन्होंने बैंक का जो भी लॉस हुआ उसका कुछ परसेंटेज खुद के पॉकेट से देना होगा। कि मान लीजिए आपने 100 का लोन नहीं भरा, तो बैंक का 100 का लोन का लॉस है, तो ये लेजी पे ने उसमें जो भी सपोज 4% लॉस लेजी पे ने स्टेट बैंक को देना चाहिए। ये पूरी सिस्टम को कहा गया फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी। फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी मतलब बीच में ये जो फिनटेक कंपनी वाला उसने भी बैंक के लॉस की भरपाई करनी होगी। इस पे बीच में कुछ आकार मत गया, ये सब लोग बोले हम तो क्यों करे वगैरह, ये सब चलते रहता है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे, दैट इज बासेल नॉर्म्स। बासेल नॉर्म्स समझने से पहले हमें समझ लेना चाहिए शेयर्स और बॉन्ड क्या होते हैं। असल में डिटेल में पढ़ेंगे पिलर 1 सी में, लेकिन अभी कुछ कंसेप्ट जरूरी है। टाटा का देखो, आप मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लो तो मुझे पैसा मिलेगा, मैं ये टाटा नैनो कुछ कार बनाता हूँ, और फिर जब जब मेरी टाटा मोटर्स को प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से मैं आपको, आप जो मेरे शेयर होल्डर हैं, उसे मैं प्रॉफिट में से हिस्सा दूंगा, जिसे हम कहते हैं डिविडेंड। तो कभी 50 रुपए का डिविडेंड आए, कभी 73 रुपए, कभी 66। फिर कोरोना में तो आप जानते लॉकडाउन था, गाड़ियां बिकी नहीं, तो टाटा के हमको प्रॉफिट नहीं हुआ, तो आपको कोई डिविडेंड भी नहीं मिले। फिर दूसरे साल थोड़ी गाड़ियां बिकी, पर क्या अभी अनलॉकडाउन धीरे धीरे हो रहा है, तो 40 रुपए का डिविडेंड आए। तो डिविडेंड फिक्स नहीं होता, कम ज्यादा हो सकता है। तो दैट इज शेयर। तो फिर बॉन्ड क्या होता है? टाटा के देखो, आप मुझे लोन में पैसा दो, सपोज 100 रुपए, और मैं आपको 5 साल तक 12% इंटरेस्ट दूंगा और 5 साल में आपको प्रिंसिपल वापस करूंगा। मान लो ऐसा कुछ गेम खेला जाए, तो यहाँ पर तो देखो बॉन्ड या डिबेंचर तो एक टाइप का लोन इंस्ट्रूमेंट है, तो इसमें आपने दिया प्रिंसिपल, आपको इंटरेस्ट के साथ वो वापस मिलेगा। डजंट मैटर बिजनेसमैन को प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, हर साल आपको 12 रुपए देगा। कोरोना है तो भी वो गाड़ियां नहीं बिकी तो भी उसने आपको 12 रुपीज तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये फिक्स्ड रिटर्न वाले इंस्ट्रूमेंट है कि आपको एक निश्चित रकम साल दर साल मिलती रहती है। तो दैट इज बॉन्ड।
अब कोई भी कंपनी खोली जाए, चाहे बैंक भी खोली जाए, तो बैंक भी एक कंपनी है, तो कंपनी खोलने के लिए आपको कैपिटल यानी पूंजी चाहिए, पैसा चाहिए। तो इन्वेस्टर से आप पैसा उठाएंगे, उसके दो तरीके, या तो उनको इक्विटी बेचो, मतलब शेयर्स बेचो और अपनी कंपनी का हिस्सेदार बना दो, और फिर कंपनी को जब जब प्रॉफिट हो आप उस शेयर होल्डर को डिविडेंड दो। या ऑप्शन बी कि आप इन्वेस्टर्स को उनसे लोन में पैसा उठाओ, उनको बॉन्ड या डिबेंचर दे दो, और उसके बदले आपने उस इन्वेस्टर को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रीपे करना पड़ेगा। तो मिक्स एंड मैच थोड़ा इधर से थोड़ा उधर से लेके काम शुरू किया जाता है। फिर मैंने आपको बैंक का इक्वेशन बताया था, वो याद नहीं रखना, लेकिन कंसेप्ट के लिए जरूरी है दिखाना उसे, कि कैपिटल में कुछ शेयर कैपिटल होगा, कुछ बॉन्ड कैपिटल होगा। फिर ये बैंक जाएगा आरबीआई के पास कि भाई हमको लाइसेंस दे दो, लाइसेंस मिला, फिर जनता से डिपॉजिट लेगा, लोन में घुमाएगा, कुछ उसका प्रॉफिट चलेगा, और ये सब इस तरफ है। तो राइट हैंड साइड में उसकी एसेट्स में पैसा लगा होगा, सब जो भी बिल्डिंग है, प्रॉपर्टी है, लोन दिए, गुड लोन, बैड लोन, सीआरआर, सब में पैसा गया होगा। अब मैं आपको ऐसा कहूँ, पढ़ाई करो, सांस लो, तो तुम्हें मॉक टेस्ट में अच्छे स्कोर आएंगे। अब मान लीजिए कोई कहने मेरा तो बैड स्कोर फिर भी आ गया, तो मैं आपको क्या, ज्यादा सांस लो नहीं, मुझे ये कहना पड़ेगा ज्यादा पढ़ाई करो, राइट। सिमिलरली ये जो बासेल नॉर्म्स है, असल में स्विट्जरलैंड के अंदर एक संस्था है, उन लोगों ने सब कमेटी बना के रूल्स बनाए कि देखो जो भी तुम्हारा बैंक है तो उसमें कैपिटल है, शेयर कैपिटल, बॉन्ड कैपिटल, बाकी डिपॉजिट में कुछ पैसा है, प्रॉफिट में कुछ पैसा है, और इस तरफ तुम्हारी एसेट्स है, आपके बैड एसेट्स हो गई, नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गई, कल आप देखा था, मतलब लोन वापस नहीं आ रहा है पैसा। बासेल नॉर्म क्या कहता है, ठीक है तो तुम इस तरफ ज्यादा कैपिटल लेकर आओ, डिपॉजिट प्रॉफिट के साथ बासेल बहुत देखता नहीं, वो कहता है तुम कैपिटल नया लेके आओ। ये क्या है, अभी आगे हम समझेंगे। देखिए बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक की एसेट क्या, जितना लोन घुमा रहा है वो सब उसकी एसेट्स है, ऐसा क्यों, मैं आपको पिलर 1 2 में पढ़ा चुका हूं। तो मान लीजिए बैंक ने कस्टमर को सीधा लोन दिया 100 रुपए का, बैंक ने किसी एनबीएफसी कंपनी को लोन दिया 100 रुपए का, बैंक ने क्रेडिट कार्ड से लोन दिया 100 रुपए का, तो कितना टोटल एसेट हुई 300 रुपए। बासेल नॉर्म इसको नहीं देखता है, वो ये कहता है कि तुम इस पे रिस्क असाइन करो, कि ये जो कस्टमर को लोन दिया है उस पे 100% रिस्क, एनबीएफसी को लोन दिया बैंक ने उस पे भी 100% रिस्क, और क्रेडिट कार्ड का जो लोन दिया तुमने उस पर वो कहे कि 125% रिस्क है, क्योंकि मैंने आपको कल सिखाया था क्रेडिट कार्ड इज अनसिक्योर्ड लोन, तो उसमें रिस्क ज्यादा होगा क्योंकि गिरवे कुछ रखा नहीं है, पीछे गाड़ी बंगला प्रॉपर्टी। तो अब आप नया डेटा निकालेंगे कि ओके 100 रुपये लोन, 100% उस पे इसके हिसाब से जो भी मान लो 100 रुपये हो गया, वो एनबीएफसी वाला भी लोन 100 रुपये हो गया, क्रेडिट कार्ड ने 100 रुपये लोन में दिए, पर बासेल लोन क्या कहते हैं, बासेल जो स्विट्जरलैंड का शहर है वहां पर बैंकिंग कमिटी है वो क्या बोलती है, क्रेडिट कार्ड लोन सारी इसकी, तो तुम इस पे 125% रिस्क लिखो। तो 100 का लोन दिया अपन, अब इसके हिसाब से एडजस्ट करो, इट इज 125। तो नाउ यू डू द एडिशन, 100 प्लस 100 प्लस 125 कितना, 325। तो इसे हम कहते हैं रिस्क वेट एसेट्स, रिस्क वेट एसेट, जोखिम के आधार पे, भारण के आधार पे जो आपकी संपत्तियां हैं, आपके बैंक की संपत्तियां हैं। अब हर एक बैंक को कहा जाएगा कि देखो तुम्हारी रिस्क वेट एसेट कितनी है, फॉर एग्जांपल 325 रुपीज, तो उसके प्रोपोर्शन में मिनिमम तुम्हारा कैपिटल 9% होना चाहिए, यानी ये 325 है तो उसका 9% मतलब कैपिटल कितना होना चाहिए, 29। तो अगर आपकी बैंक ने शेयर बॉन्ड में मान लो 10 रुपये उसका भी कैपिटल है, तो फिर ये कहेंगे तो फिर और 19 और एक्स्ट्रा कहीं से लेके आओ तुम, और नए शेयर बॉन्ड इशू करो, इन्वेस्टर पैसा देंगे तब तुम ये करना। तो दैट इज द बासेल नॉर्म, कि रिस्क वेट एसेट के सामने आपने कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल जमा करना पड़ता है। आपके नहीं किया तो क्या उखाड़ लोगे, जो भी एक्स्ट्रा कैपिटल कहीं से लाना नहीं लाया तो क्या करोगे, पहला वो बैंकर को फिर आरबीआई फोर्स करेगा तुम अपना एनपीए सेटल करो, ये सारी अपनी एसेट बेच लो ताकि तराजू में इस तरह बैलेंस हो जाए, या फिर आरबीआई उसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में डालेगा, जो मैंने आपको बताया वो जियान सुनियो वाला लिस्ट जो था, याद करो, इधर इधर लिखा है ना जियान सुनियो वाली लिस्ट में बासेल कैपिटल, तो जिस बैंक का बासेल कैपिटल लो है उसको इस कैटेगरी में डालेंगे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में, और फिर उसकी अवॉइड करेंगे कैसे कैसे, वो मैंने आपको आगे बताया। तो दैट इज द बेसिक्स ऑफ बासेल नॉर्म्स। अभी इसके बाद जो इसकी कहानी चलेगी वो काफी डिटेल में चलेगी, और वो शुरू हुई तो समझो वो 1 घंटा और खा जाएगी, सो बेटर वी टेक द ब्रेक राइट नाउ, ताकि उसके बाद बासेल नॉर्म अब हम डिटेल में पढ़ें तो उसे आप सही से समझ पाएं। जिन लोगों के पास नोट पेन नहीं है तो नोट पेन लेके बैठो, क्योंकि उसमें जरूरत पड़ेगी आपको। तब तक एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में 5 मिनट में आप एक क्वेश्चन सॉल्व करें, आफ्टर दैट वी रिज्यूम एंड गो इनटू बासेल नॉर्म्स इन मोर डिटेल, और नोट पेन नहीं है तो लेके आओ, ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स।
30 more seconds. और फ्रेंड्स, ये टीजर लोन के बारे में आप क्या सोचते हैं? वोटिंग टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। आर्यन, अनु, चिराग, श्वेता, हिमांशु, पूजा, हरदीप सिंह, रोशनी, शालू, आकाश, पायल, सुमित, मधु, प्रदीप, प्रतीक्षा, मोहिनी, अशोक, कोमल, दिव्या, ओम, कशिश, मॉबी, सचिन, सोमेश, अमीषा, प्रभात, सभ्य, अनुपम, मधुकर, कोमल, हेमंत, उत्कर्ष, रूही, सहेली, निश्चय, अंकिता, रफी, अभिषेक, शुभम, अमर, अविनेश, सौम्या, वेद, साक्षी, किशोर, शान, आदर्श करेक्ट आंसर्स। देखिए, टीजर लोन क्या थे कि जैसे ऐसा होम लोन या बाइक लोन की फर्स्ट ईयर आप 5% इंटरेस्ट है, फिर बाकी के 5 साल 15% 15% इंटरेस्ट है। तो ये हुआ टीजर लोन। अब आपको सवाल होगा ऐसा लोन कोई क्यों लेगा? ये ऐसे 5 5 5 फिर 15 15 15। भाई वो जो भी आदमी होगा उसको लगता होगा कि 3 5 साल बाद मेरा बिजनेस और सैलरी ठीक हो जाएगा तो मैं इसको हैंडल कर पाऊंगा। या फिर वो ऐसा डेस्परेट आदमी है कि जो ये ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग गैम्बलिंग ऐप में सब डूबा चुका है पैसा, तो उसको तो कहीं से डूब के को 3 के का सारा है, वो तो कुछ भी साइन कर देगा। तो स्वाभाविक है ऐसे जो लोन दिए जाएंगे इट कैन रिजल्ट इनटू सबप्राइम क्राइसिस, और इसमें लोन डिफॉल्ट का जोखिम भी ज्यादा रहेगा क्योंकि शुरुआत में जब इंटरेस्ट कम है तब तो बढ़ देगा, फिर ज्यादा बढ़ जाएगा तब वो नहीं भर पाएगा, कमर टूट जाएगी उसे। और ऐसा ही कुछ कारण से वो अमेरिका में सबप्राइम क्राइसिस आई थी, कल रात हमने देखा था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड क्या बोलता है कि भारत में ये टीजर लोन ज्यादातर नौसिखिए एंटरप्रेन्योर जो कि एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं उनको दिया जाता है। भाई अब सोचो कि एंटरप्रेन्योर जो धंधा खोल के बैठा उसको बेसिक तो समझ होगी ना कि ऐसे तो नहीं हो पाएगा। जो बोतल में उतारना है वो किसको उतारेंगे ये लोग? ऑनलाइन बैटिंग गैम्बलिंग के जो प्रमोशन होते हैं वो कौन से चैनलों पे होते हैं? आप जरा ध्यान से देखना वो किस टाइप की ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं। तो उसी तरह ये जो टीजर लोन्स हैं वो मोस्टली कंज्यूमर्स, कंज्यूमर लोन मतलब आईफोन चाहिए, टीवी फ्रिज लेना है, होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन। पर्सनल लोन मतलब आपको शादी में डीजे बुलाना है, इसके लिए मुझे लोन चाहिए। ऐसे लोगों को बोतल में उतारा जाता है। एंटरप्रेन्योर जो एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, भले उसका एक्सपीरियंस नहीं, उसको इतनी तो समझ है कि इसमें मैं फंस जाऊंगा, तो वो ऐसे प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग कि ये मोस्टली गिवन टू एंटरप्रेन्योर्स नहीं, मोस्टली गिवन टू रिटेल कस्टमर्स। तो फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज रॉन्ग, सो द आंसर इज ए वन ओनली। और भी एमसीक्यू है वो बाद में ब्रेक लेंगे तब देखते हैं। तो वी वर लर्निंग अबाउट द बासेल नॉर्म्स। देखिए बासेल नॉर्म्स में ऐसा है, मान लीजिए आईसीआईसीआई बैंक का बैंकिंग इक्वेशन बनाए, उसके शेयर और बॉन्ड में ₹1 का कैपिटल है, फिर उसकी लायबिलिटी के नाम पे डिपॉजिट में ₹99 है, प्रॉफिट उसका 0 है, तो जॉब कितना है 100। तो एसेट साइड में ₹100 उसका जो भी सीआरआर, एसएलआर, गुड लोन, बैड लोन सब में घूम रहा होगा। अब यहाँ पर ये जो उसकी एसेट्स हैं उसमें से हमने रिस्क वेट एसेट नाम की नई चीज निकालनी पड़ेगी, जो मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताया। ये जो बैंक की एसेट है, कस्टमर को लोन दिया, एनबीएफसी को लोन दिया, क्रेडिट कार्ड और भी होंगे, हर एक का कैलकुलेट नहीं करने बैठेंगे। सपोज ₹100 गिवन टू ईच, तो ₹300 है, तो ये एसेट हुआ। और हमें क्या निकालना है? रिस्क वेट एसेट। तो ये जो रिस्क है वो आरबीआई तय करेगा कि कौन से लोन पे कितना रिस्क है, उस हिसाब से 100 या क्रेडिट कार्ड पे बोलते हैं 125। अब नया डेटा फिर एडजस्ट करोगे एंड देन यू फाइंड आउट कि ओके हमारा 325। तो ये होता है रिस्क वेट एसेट, और उसके प्रोपोर्शन में 9% कैपिटल होना चाहिए। नाउ सपोज ये आईसीआईसीआई केस में उसके पास शेयर और बॉन्ड से कैपिटल है ₹1, डिपॉजिट है 99, प्रॉफिट है 0, तो एसेट है 100। लेकिन फिर हम उसका रिस्क वेट एसेट निकाले तो पता चले 100 का लोन दिया है, उसमें रिस्क के हिसाब से वो 120 बन रहा है, 120 बन रहा है। तो हमें अब निकालना पड़ेगा कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट्स, वो कितना 9% होना चाहिए सीआरआर रेशियो। हाँ, तो रिस्क वेट एसेट कितनी है? सपोज 120, कैपिटल उसके पास है ₹1 इधर, तो ये जवाब क्या आ रहा है? इट इज लेस देन 1%। और जवाब आइडियली क्या होना चाहिए? 9% होना चाहिए। 9% मिनिमम कैपिटल रिक्वायर्ड अगेंस्ट द रिस्क वेट एसेट्स। तो कैपिटल कम पड़ रहा है, तो एक्स्ट्रा कैपिटल चाहिए, क्योंकि ये बासेल नॉर्म्स जो हैं, स्विट्जरलैंड के अंदर जो भी बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट बीआईएस नाम की संस्था, उसकी कुछ कमिटी है, अलग अलग समय पे इन लोगों ने ऐसे रूल्स बनाए थे। 88 में बनाए, 2004 में बनाए, लेटेस्ट 2011 में बनाए, और उसमें ऐसा लिखा था देखो 31 मार्च 2019 तक हर एक बैंक के पास कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो मिनिमम 9% होना चाहिए। अब यहाँ तकलीफ है कि ये बैंक का तो 1% ही जवाब आ रहा है, जबकि 9% चाहिए। तो हाउ टू अचीव दिस? एक तो काम आप ये करो कि जो नीचे 120 है रिस्क वेट एसेट, उसको कम कर दो। वो कैसे कम हो जाए? अगर आपके बैड लोन कम हो जाए तो वो वाला पोर्शन ठीक हो जाएगा, पर वो करना मुश्किल है। बेसिकली प्रॉब्लम इज डिवाइडेड बाय बी शुड बिकम 9%। ए बाई बी 9% होना चाहिए, तो या तो आप ये बढ़ा दो, नहीं तो बी को कम कर दो। दो बात हो सकती है। तो बी को कम करना मतलब क्या? ये जो बैड लोन है उसको आप कम कर दो नीचे, वो काम हो जाए, पर ये करना मुश्किल है। तो फिर तो दूसरा रास्ता क्या होगा कि रिस्क वेट एसेट हम कम नहीं कर सकते, तो हमें कैपिटल बढ़ाना होगा। अभी जो बैंक के पास कितना कैपिटल है? ₹1, लेकिन 120 के ऊपर 9% हमें चाहिए, तो मतलब ₹11 का कैपिटल होता अगर, तो फिर रेशियो एडजस्ट हो जाता, क्योंकि 11 डिवाइड बाय 120 टाइम्स 100 इक्वल्स 9%। यानी समझो यहाँ पर उसकी जो रिस्क वेट एसेट्स हैं 120, उसके प्रोपोर्शन में 9%, यानी कि इस साइड शेयर बॉन्ड का कैपिटल उसका कितना होना चाहिए? ₹11 होना चाहिए। लेकिन ये बैंक के पास तो सिर्फ ₹1 का ही कैपिटल है, जबकि चाहिए उसको 11, यानी ₹10 का एक्स्ट्रा कैपिटल इज रिक्वायर्ड। अब उसके लिए बैंक क्या करेगा? मार्केट में अपने नए शेयर्स और बॉन्ड्स इशू करेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकैपिटलाइजेशन, पुनः पूंजीकरण। अब यहाँ देखिए डिपॉजिट मैंने एक तरफ लिखे हैं ₹99, डिपॉजिट के साथ कोई वास्ता नहीं है, डिपॉजिट में पैसा दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉर्म्स ये कहते हैं कि तुम्हारी जितनी ये रिस्क वेट एसेट्स हैं उसके प्रोपोर्शन में कैपिटल तुम्हारा मिनिमम 9% होना चाहिए, उससे ज़्यादा तो और बेहतर है, पर मिनिमम 9 तो होना चाहिए। प्रश्न ये सब नहीं किया तो क्या उखाड़ लोगे? तो पहला तो आपको एनपीए फिक्स करना पड़ेगा अपनी बैंक का, नहीं किया तो फिर आरबीआई अपना जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है, जियान सुंग वाला जो शरारती बच्चों का ब्लैकलिस्ट है, उसमें नाम लिख देगा, फिर अल्टीमेटली आपका बैंक बंद करवा सकता है। तो दैट इज द जिस्ट ऑफ बासेल नॉर्म्स। अब कुछ लोग कहें मेरे को ये 25 पैसे का भी इसमें समझ नहीं आया। नहीं समझ आया तो सिंपल रट्टा मारो जिंदाबाद। 4-5 स्टेटमेंट रटने हैं। देखो पहला क्या रटना है? बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप कैपिटल इन प्रोपोर्शन ऑफ द रिस्क वेट एसेट्स। एक बात, अगर आपकी बैड लोन बढ़ती है बैंक की, तो आपका रिस्क वेट एसेट बढ़ता है, तो फिर आपको और ज्यादा कैपिटल लाना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या इस साइड जितना बड़ा तो तराजू में उस साइड बैलेंस के लिए और कैपिटल लाना पड़ेगा। प्रोसेस ऑफ गैदरिंग एक्स्ट्रा कैपिटल इज कॉल्ड रिकैपिटलाइजेशन। अब ये तो एक मैंने आपको कंसेप्ट समझाया, इसके अलावा बासेल लॉ में और भी ऐसे बहुत सारे इंडिकेटर्स होते हैं। कैपिटल कंजर्वेशन बफर, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, टियर 1 कैपिटल, टियर 2 कैपिटल, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो वगैरह वगैरह। वो सब हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, उतना अपने लिए काम का नहीं। इसकी जो भी डेडलाइन है हर एक देश का सेंट्रल बैंक तय करता है, तो भारत में आरबीआई डिसाइड करेगा परसेंटेज कितना रखना है, कौन सी तारीख को अप्लाई करना है। वो अलग-अलग देश का अलग-अलग हो सकता है। सो दैट इज द जिस्ट ऑफ बासेल नॉर्म्स। आई गिव यू 30 सेकंड, इसको स्लाइड को दिमाग में उतारो।
कुल मिला के बात ये है कि आपकी बैंक की जितनी एसेट्स और बैड लोन बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से मिनिमम 9% उतना प्रोपोर्शन में कैपिटल होना चाहिए। तो कैपिटल आपको लाना पड़ेगा, वो कैपिटल दो तरह से आ सकता है, शेयर कैपिटल है नहीं तो बॉन्ड कैपिटल है। अब समझो डिपॉजिटर्स को तो आप चुना लगा सकते हैं कि ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण किसी का फोटो दिखा दो और सब लोग आके डिपॉजिट डाल दें। लेकिन जो शेयर और बॉन्ड आपको बेचने हैं तो वो सब इन्वेस्टर थोड़े ज़्यादा मतलब समझदार होते हैं, तो वैसे पैसा देने देंगे। इसलिए यहाँ पर आप फंस जाओगे, आप मतलब जो बैंक है, इसलिए ये बार्सिलोना वालों ने ऐसा सब बना के रखा है ताकि फिर ये गेम में जो नहीं ठीक से चला पाए उसका बैंक बंद करवा देंगे। नाउ ये जो बार्सिलोना में एक जो हमको जानना था, क्या सीआरआर समझा दिया 9% कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो। इसके अलावा कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो को जान लिया कितना 9% मिनिमम। फिर ऐसे और भी टूल्स हैं, कैपिटल कंजर्वेशन बफर, काउंटर साइक्लिक कैपिटल बफर, लेवरेज रेशियो, नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो, हाई क्वालिटी लिक्विड एसेट, लिक्विडिटी कवरेज रेशियो, आईआरबी अप्रोच, ऑपरेशनल रिस्क वगैरह वगैरह। विल नॉट वेस्ट टाइम। सफिशिएंट टू नो कि ये सब बैंकों पे लागू होता है, कुछ बड़ी साइज की एनबीएफसी कंपनियों पे भी लागू होता है, आई5 पे भी लागू होता है, मतलब नाबार्ड, सिडबी वगैरह। और इसकी जो भी डेडलाइन होगी, मान लो कि 2023 तक X% काम करना था, तो बीच में आ गया कोरोना का 2020 में, तो आरबीआई ने बहुत सारे इसके जो टर्म्स कंडीशन या नॉर्म्स थे उसको पोस्टपोन कर दिया कि बाद में तुम करना। अब नए डेडलाइंस कौन से हमारे लिए काम का नहीं, सिवाय कि आरबीआई ऑफिसर की आप तैयारी करें। अब यहाँ पर आरबीआई क्या करता है, जो रिस्क वेट एसेट रेशियो आरडब्ल्यूए उसको प्लस माइनस करते रहता है जब उसको जरूरत लगे। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने आपको बताया कि अभी ऐसा सिस्टम कर दिया कि क्रेडिट कार्ड लोन दिया हो 100 रुपए का, तो उस पे 125% रिस्क गिनो तो 125 हो जाएगा, उस हिसाब से आपकी बैंक की रिस्क वेट एसेट बढ़ जाएगी, तो सामने कैपिटल आपको ज्यादा रखना पड़ेगा। ऐसा वो प्लस माइनस चेंज करते रहता है। तो आरबीआई ने कुछ वेट चेंज किए थे, कौन से चेंज किए हम पढ़ने नहीं बैठेंगे क्योंकि इतना काम करने, हमें बस फिलोसॉफी समझनी है कि आरबीआई यहाँ पर जो रिस्क वेट है उसको चेंज करने का पावर रखता है। अब जैसे ये रिस्क वेट चेंज कर देगा तो होगा क्या, आपने शायद 300 रुपए का ही लोन दिया आपके बैंक ने, लेकिन पहले उसका रिस्क वेट हो रहा था 325, उसके 9% के हिसाब से आपको 29% ही कैपिटल रखना था बैंक में। लेकिन अब आरबीआई मान लो कि चेंज कर दे रिस्क वेट असाइन की, फॉर एग्जांपल कि बैंक लोन टू एनबीएफसी, कभी वो इसको 100% रिस्क देना, कभी 125 देना, फिर वापस 120, वो सब करते रहता है। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ये इवन इफ 300 रुपए लोन गिवन, तो भी बैंकर का रिस्क वेट 400 हो जाए, तो उसके 9% के हिसाब से उस बैंक को 36 रुपए कैपिटल लाना पड़ेगा। तो 36 रिक्वायर्ड, 29 उसके पास पहले से कैपिटल है, तो 7 रुपए का एक्स्ट्रा कैपिटल बैंक ने जमा करना होगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकैपिटलाइजेशन। अब आप कहीं ऐसा नया खेल करके आरबीआई हासिल क्या करना चाहता है। देखिए, जो 7 रुपए का एडिशनल कैपिटल चाहिए, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकैपिटलाइजेशन, उसके लिए बैंकर ने मार्केट में अपने शेयर्स और बॉन्ड्स इशू करने पड़ेंगे। और मैंने आपको बताया इन्वेस्टर थोड़े चालाक होते हैं, तो कोई ऐसे आंख बंद करके पैसा देंगे नहीं। वो कहेंगे नहीं देखो, हमें तो 9% नहीं 12% इंटरेस्ट ऑफर करो, हमें प्रेफरेंशियल शेयर्स दो, उसके अंदर 12% गारंटी डिविडेंड लिख के दो, तो हम तुम्हारा माल खरीदें। अब मान लीजिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा ये सब ना कर पाए, आरबीआई क्या करेगा, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फेवर में नाम लिख देगा और बैंक को बंद करवा देगा। तो यहाँ बैंक को जो तकलीफ होगी उसे हम क्या कहेंगे, इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्योंकि पहले मान लो बैंकर बॉन्ड जो जारी करता 9% इंटरेस्ट पे जारी कर देता था और लोग खरीद लेते थे, पर अब इन्वेस्टर को पता है भाई आरबीआई ने तुमको टाइट किया है, मतलब रिस्क बढ़ गया है, तो हमें भी ज्यादा दो, 12% इंटरेस्ट हमें पे करो। तो बैंकर का जो कैपिटल वो अरेंज कर रहा है उसका खर्चा या उसकी लागत खर्च उसका बढ़ गया। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ये जो ज्यादा उसको कैपिटल लाना पड़ा, उसमें उसका पैसा फंस गया है, उसको जो भी खर्चे करने पड़े, उसको वसूल करने के लिए वो अपने लोन इंटरेस्ट रेट महंगे कर देगा। किसी भी को लोन देने से पहले ज्यादा बारीकी से चेक करेगा तुम्हारा सिबिल स्कोर क्या है। तो स्वाभाविक है लोन जल्दी जल्दी पास नहीं होंगे तो जनता शॉपिंग भी कम करेगी, तो डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम हो जाएगी तो इन्फ्लेशन काबू में आ जाएगा, और बैंक ज्यादा चेक करने के बाद लोन एप्लीकेशन पास करेगा तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट या बैड लोन की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। जैसे बहुत सारे काम आरबीआई अपने बासेल नॉर्म्स के अंदर फाइन ट्यूनिंग करके हासिल करता है। इकोनॉमी में आप जानते हैं तेजी मंदी अप डाउन चलते रहता है। तो कोरोना में क्या चला होगा, डाउन फेज में होगा, स्लो डाउन हो गया होगा इकोनॉमी में, तब आरबीआई ने ये सब नॉर्म्स को काफी रिलैक्स कर दिया कि रिस्क वेट जो था वो बहुत कम कर दिया वगैरह। फिर अब इकोनॉमी रिकवरी पे आ जाए 2023 तक, तो आरबीआई ने वापस टाइट कर दिया कि अब से इतना आपको कैपिटल रखना पड़ेगा। तो ये एक प्रकार की काउंटर साइक्लिक पॉलिसी है कि जब डाउन फेज में तो आसान करो और अप फेज में जाए तो टाइट करो, ऐसा वो कुछ करते रहते हैं। आईसीआईसीआई उसके अंदर जनता का 5 लाख करोड़ रुपए 5 लाख करोड़ रुपए की डिपॉजिट पड़ी है। आईसीआईसीआई को लगता है कि अपनी भगवान है, आई एम टू बिग टू फेल, क्योंकि भगवान नहीं करे आईसीआईसीआई में बैड लोन बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तब बैंक ठप हो जाए, तो सारे लोग लाइन में खड़े हो जाएंगे, विपक्ष हाहाकार मचाएगा, मीडिया हाहाकार मचाएगा, रवीश कुमार रोज 5 वीडियो डालेगा, तो सरकार पे प्रेशर बनेगा, तो सरकार टैक्स पेयर के पैसों से आईसीआईसीआई बैंक को मदद करेगा, जिसे हम कहते हैं बेल आउट करेगा, और फिर ये डिपॉजिटर का लॉस कवर किया जाए। आपके 5 लाख तक का तो आईसीआईसीआई करेगा, उसके ऊपर का भी करना पड़ेगा, डिपेंड करता है हंगामा कितना बढ़ गया, मीडिया, ऑपोजिशन और रवीश कुमार और सबका, और सरकार उसके चलते कितने प्रेशर में आ गई। तो यानी कि आईसीआईसीआई को क्या घमंड आ जाए कि आई एम टू बिग टू फेल, मैं तो फेल हो भी गया तो सरकार तो करेगी ना मदद, मुझे तो कुछ चिंता है नहीं। तो आरबीआई ने ऐसे बड़े बैंकों को और टाइट रखना चाहिए, शॉर्ट लिस्ट पे रखना चाहिए कि ये इसको नजदीक रखो अपने, तो उसे कहते हैं डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक यानी डीसीब। एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, इन तीन को ये लिस्ट में रखा है, यानी उसके ऊपर जो भी कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, मान लो नॉर्मल बैंक का 9% सीआरआर था, इनको बोला जाए तुम 11 रखो, इनको थोड़ा टाइट रखता है आरबीआई। तो ये है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। अब हर साल आरबीआई लिस्ट को अपडेट करता है कि जो टॉप 3% या 1% बैंक होंगे उसको मैं लिस्ट में रखूंगा, तो हर बार ये 3 बैंक आ जाते हैं, तो जितनी बार आएंगे तो हर साल वो न्यूज़ की हेडलाइन बनेगी कि नाउ दे आर डेजिग्नेटेड एज डीसीब। तो कुछ नई बात है नहीं भाई, कुल मिलाकर इतना ही है जो हमें जानना है। सर्टेन बैंक्स व्हिच आर टू बिग, आरबीआई उस पे एक्स्ट्रा स्ट्रिक्ट रूल्स रखता है, बार्सिलोना वगैरह जो भी, तो उसे डीसीब कहते हैं। मान लीजिए दो कंपनियों की बैलेंस शीट क्या है, उसका हिसाब किताब जो रखा जाता है, एक तरफ ऐसे लिखते हैं, दूसरी तरफ लायबिलिटी लिखते हैं। अब मान लीजिए अदानी अपनी बैलेंस शीट ऐसे बनाए, एक कॉलम में एसेट, दूसरी कॉलम में लायबिलिटी, और जो रॉज है उसके अंदर 2021-22 ऐसा, तो दैट इज अदानी। लेकिन अंबानी कहते हैं मुझे उल्टा करना है कि मैं रॉ 1 में लिखूंगा एसेट, रॉ 2 में लिखूंगा लायबिलिटी, और कॉलम में लिखूंगा जो भी उसके ईयर है वो लिखूंगा। तब आपको तकलीफ हो जाएगी, आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर है, आपको दो कंपनियों को कंपेयर करना है, तो ये एक्सेल शीट आप मर्ज तो कर नहीं सकते क्योंकि रॉज और कॉलम का फॉर्मेट अलग है, तो इट क्रिएट्स प्रॉब्लम। तो यानी गवर्नमेंट यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा कि नहीं, ऐसा अपनी मर्जी से कुछ भी कॉलम में मत लिखो, हम जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाए कि कॉलम ए में ऐसा लिखना है, कॉलम बी में ऐसा लिखना है, उस फॉर्मेट में ही बनाना पड़ेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या, बेसिकली हर एक कंपनी ने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर बैलेंस शीट बनाना होगा, जिसमें कौन से रॉ और कॉलम में क्या लिखना है वो सरकार उसको बताएगी। अब क्योंकि कंपनियों ने ये करना होगा, बैंक भी तो असल में कंपनी ही है, तो आरबीआई ने सब बैंकों को बोला कि तुम्हें भी बैलेंस शीट ये इंड एएस अकाउंटिंग नॉर्म के हिसाब से बनानी होगी। एसबीआई ने बैलेंस ब्रेक चला है, अभी हमारे सर्वर में ये सब सेटिंग ठीक नहीं बन रहा है, तब तक कोरोना आ गया, तो इन्फॉर्म हो जाओगे कि नहीं अब तो नहीं हो सकता है, हमारे प्रोग्राम में छुट्टी पे चले गए, तो बाद में कर लेना, डेडलाइन को पोस्टपोन किया, फिर वो पिंग पोंग चलते रहता है, बॉल बाय बॉल कमेंट्री नॉट इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। तो जो कुल मिलाकर बात मैंने आपको बता दी कि इंड एएस अकाउंटिंग नॉर्म्स क्या है। अब मुद्दा आता है 81 बॉन्ड्स क्या है। अब क्लासिफिकेशन फिर से बैंक का इक्वेशन हम याद करें, शेयर्स या इक्विटी, बॉन्ड्स मतलब लोन में जो पैसा लिया बैंक ने खुद बॉन्ड जारी करके,
डिपॉजिट का कोई लेन देन नहीं, प्रॉफिट लॉस का इधर कोई कहना नहीं है। बासेल नॉर्म में वो फोकस करते हैं तुम्हारे इस कैपिटल पर, मतलब शेयर्स और बॉन्ड पे। तो बासेल 3 नॉर्म्स वो क्लासिफाई करेंगे आपके इस कैपिटल को, और उसे 2 हिस्सों में क्लासिफाई करता है। टियर 1 कैपिटल जिसको कोर कैपिटल भी कहते हैं, और टियर 2 कैपिटल उसमें बॉन्ड, डिबेंचर और दूसरे हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट आते हैं। ये मामला क्या है हम लोग पिलर 1 सी में अगले गुरुवार को समझेंगे। अभी के लिए समझो कि जो भी कैपिटल है उसको 2 हिस्सों में वो क्लासिफाई करता है, टियर 1 टियर 2। फिर ये जो टियर 1 कैपिटल है उसको वो और क्लासिफाई करता है कि कॉमन इक्विटी टियर 1 या सीईटी 1 जिसमें नॉर्मल शेयर्स आते हैं, और फिर वो उसके ऊपर एक और लेयर बनाता है एडिशनल टियर 1 81 जिसमें प्रेफरेंशियल शेयर्स और 81 बॉन्ड्स आते हैं। ये कॉमन शेयर क्या प्रेफरेंशियल शेयर क्या ये भी हम लोग समझेंगे पिलर 1 सी में, मतलब गुरुवार को वहां पहुंचेंगे। अभी के लिए समझो कि जो बेसिकली बॉन्ड थे उसके अंदर टियर 1 कैपिटल, उसके अंदर 81 जाट के बॉन्ड्स आते हैं, तो वो अभी का मुद्दा है। अभी 81 बॉन्ड्स हैं, उसमें एक खास बात क्या है, बॉन्ड में बेसिकली होता क्या है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट आपको वापस मिलता है, आप जो इन्वेस्टर हैं। तो नॉर्मल बॉन्ड में क्या होता है कि प्रिंसिपल भी वापस होता है, मूलधन और इंटरेस्ट यानी ब्याज भी वापस किया जाता है। 81 बॉन्ड्स में ऐसा है कि जब बैंक ठीक ठाक काम कर रही हो तो आपका प्रिंसिपल तो वापस नहीं करेगा, इंटरेस्ट आपको हर साल देता रहेगा इनफाइनाइट ईयर्स तक। अब मान लो इस बैंक में कोई स्कैम या क्राइसिस हो गया, जैसे यस बैंक में कांड हो गया, तो प्रिंसिपल तो रिटर्न वो नहीं करेगा, क्योंकि प्रिंसिपल रिटर्न करेगा नहीं, ऐसा लिखा ही होता है बॉन्ड में। और जो आपको हर साल इंटरेस्ट मिलता था वो भी वो नहीं देगा, वो आपको लात मार के भगा देगा, जैसा यस बैंक ने किया। तो दैट इज 81 बॉन्ड्स। आप कहे तो सब गलत है, इलीगल है, अनएथिकल है। नहीं भाई, बासेल नॉर्म्स में ऐसा खास जात का बॉन्ड अलाउ किया गया है। आपके तो नुकसान है ना, हाँ बराबर है, पर आरबीआई ने अलाउ किया है, बासेल नॉर्म्स ने अलाउ किया है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ऐसा बफर कैपिटल है कि जब बैंक में स्कैम हो जाए तो समझो किधर तो लॉस की भरपाई करनी है, तो वो कैसे की जाए, ये वाली चीज को वहां पर एडजस्ट करके, और ये बॉन्ड का पैसा वापस करना है, उस इन्वेस्टर को लात मार के भगा दिया जाए। दैट इज द फिलॉसफी बिहाइंड 81 बॉन्ड्स। ये भी 10 सेकंड इसको दिमाग में उतारो। तो कुछ लोग को सवाल होगा कि देखो तुमने बताया चलो स्कैम में तो लात मार के भगा दिया, चलो उसको अभी भूल जाते हैं। मान लो बैंक नॉर्मली काम कर रहा है, कोई स्कैम नहीं हो रहा है, और तुमने बताया उसका प्रिंसिपल वापस नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टर को इनफाइनाइट ईयर्स तक इंटरेस्ट वापस मिलता जाएगा। तो इनफाइनाइट ईयर्स तक अगर बॉन्ड चला तो लॉस नहीं हो जाएगा। तो वो 100 रुपए का बॉन्ड है, और वो कहे आपको कि 2 रुपए हम आपको इंटरेस्ट देंगे, बोलते बोलते 100 साल तक देता रहे तो 200 रुपए आपको तो मिल गया ना, तो लॉस नहीं हो गया बैंक का। अनंत काल तक ब्याज देगा तो नुकसान नहीं होगा एसबीआई का, जो भी बैंक है जाबे नहीं। क्योंकि असल में समझो ये जो बॉन्ड्स होते हैं 81 बॉन्ड्स मेरे आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर को नहीं बेचे जाते, ये एलआईसी जैसे इंस्टीट्यूशंस को बेचे जाते हैं, संस्थाओं को बेचे जाते हैं, और इनका आपस में एक अंडरस्टैंडिंग रहता है कि देखो बोलने की बात है कि इनफाइनाइट ईयर्स तक ब्याज हम देंगे, पर असल में बैंकर कुछ साल बाद उस बॉन्ड्स को बायबैक कर लेता है, तो उस हिसाब से एलआईसी का जो भी प्रिंसिपल इंटरेस्ट का गेम है उसमें थोड़े प्रॉफिट के साथ एलआईसी को एग्जिट मारने का मौका मिल जाता है। वो कैसे खेल करते हैं वो हम समझने नहीं बैठेंगे, सफिशिएंट हो कि इनफाइनाइट सिर्फ पेपर पे बोलने की बात है, रियलिटी में उनका इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होता है, कुछ साल बाद वो उस चीज को सेटल करके खत्म करते हैं। अब स्कैम हो गया, स्कैम ऐसा हुआ कि मैंने अभी आपको बताया कि 81 बॉन्ड्स मेरे आपके जैसे लोगों के लिए नहीं है, ये एलआईसी जैसे इंस्टीट्यूशंस के लिए है, क्योंकि वो लंबी गेम में है, मैं और आप मर भी जाएंगे उसके बाद भी सालों तक एलआईसी रहेगा। तो अगर छोटे मोटे कांड हो गए, जैसे कि यहाँ पर मान लो ये लात मार के भगा दिया, तो एलआईसी ने 10 बैंकों के 81 बॉन्ड खरीदे, एक में नुकसान हुआ, 5 में फायदा, तो वो तो चला जाएगा, मतलब चलता रहेगा। इस कारण से बासेल नॉर्म्स में ऐसी सब चीजें रखी होती है। स्कैम इसलिए हुआ कि ये जो यस बैंक है उसने ऐसे सारे बॉन्ड्स अपने डिपॉजिटर्स को चिपका दिए, कागज पे उनको चिकनी चुपड़ी बातें करके, सब देखो ये तुम इसमें से इन्वेस्ट करोगे तुमको 12% रिटर्न मिलेगा, जबकि फिक्स डिपॉजिट में 9% है। अब इन्वेस्टर बोला, उसको समझ नहीं आ रहा होगा, मतलब बैंक का जो डिपॉजिटर है उसने साइन कर दिया और उन्हीं को सब चूना लगाया गया है। इस कारण से ये सब डिपॉजिटर गए कोर्ट में कि हमारे साथ ये हो रहा है और हमें भी लात मार के तो भगा रहा है, तो हमारा पैसा वापस करिए। वो सब स्कैम चलता है, उसकी बॉल बाय बॉल कमेंट्री हम लोग पढ़ने नहीं बैठेंगे, जिस दिन फाइनल जजमेंट आएगा तब रिविजिट करेंगे। तो वी आर डन विद बासेल नॉर्म्स। अब आगे का मुद्दा है सरकारी बैंकों का पुनः पंजीकरण। थोड़ा पढ़ते हैं फिर एक ब्रेक लेते हैं। मैंने आपको बताया आपकी बैंक के अंदर जब बैड लोन्स बढ़ते हैं तो आपको ज्यादा कैपिटल अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि रिस्क वेट एसेट का फॉर्मूला ही ऐसा है, आप फंस जाएंगे। तब एसबीआई, एविया बैंक, देना बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सब लोग का बैड लोन्स बढ़ जाएगा, तो उन्होंने एक्स्ट्रा बॉन्ड्स और शेयर्स इशू करने होंगे। लेकिन जो मेरे आपके जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर हैं, और मालूम यूपीएससी की तैयारी नहीं करके प्योर इन्वेस्टर बनने का सब पढ़ाई लिखाई करते होते, तो हमें तो पता चल जाता है ये तो इसमें मजा नहीं है, आपका बैंक वीक है इसलिए आपको एक्स्ट्रा कैपिटल लाना पड़ रहा है, तो हम तो आपके शेयर या बॉन्ड नहीं खरीदेंगे, सिवाय कि तुम हमको मोटी रकम दे दो, 12%, 8%, 18% इंटरेस्ट पे करो। तो शेयर तो कोई खरीदेगा नहीं इनका, फिर ये लोग बॉन्ड इशू करें, और बॉन्ड भी बैंकर जब इशू करे तो इन्वेस्टर कहने नहीं 8% पे तो नहीं, तुम हमें 12% इंटरेस्ट पे करो, क्योंकि तुम्हारा रिस्क ज्यादा है, तो वी वांट मोर। तो ना शेयर से ना बॉन्ड से ये सब सरकारी बैंकों को कैपिटल एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं, दे विल नॉट बी एबल टू कंप्लाई विद द बासेल नॉर्म्स, और ऐसा असल में हो चुका है कुछ सालों पहले। अब क्या करना चाहिए, इन्होंने अपने पेरेंट्स के पास जाना पड़ेगा कि देखो हमारा घर ठीक नहीं चल रहा है, पापा मदद कीजिए। तो सारे सरकारी बैंक फिर गए सरकार के पास कि देखो बाजार में तो शेयर बॉन्ड इशू करेंगे पर कोई कुछ लेता नहीं है, और बासेल नॉर्म्स कहता है हमें एक्स्ट्रा कैपिटल लाना है, अभी आप कुछ मदद करो। अब सरकार क्या करे, तो फिर सरकार, चलो घर में 5-10 बच्चे हैं तो उसके अंदर जो होनहार है उसकी ज्यादा मदद करो, बेकार है फिर उसको क्या करो, उसके साथ ऐसे काम करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करो उसे। तो सरकार ने काम ये किया कि जो छोटे बैंक है उसका मर्ज कर दो, कि विजया बैंक और देना बैंक, अब इनको क्या ही कितना खिलाए पिलाए, उनको बोला तुम बंदी हो जाओ और तुम अपना सारा धंधा बैंक ऑफ बड़ौदा को दे दो। जो मर्जर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट वीक के अंदर की, विजया बैंक देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा में मर्ज किया, यानी विजया बैंक देना बैंक का जितने कस्टमर थे, स्टाफ था, एटीएम मशीन था, डिपॉजिट था, सारा कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा में गया। इससे फायदा क्या है कि बैंक ऑफ बड़ौदा इज रिलेटिवली फेमस, तो बैंक ऑफ बड़ौदा अपने शेयर बॉन्ड इशू करेगा तो कोई इन्वेस्टर फिर भी थोड़ा बहुत खरीद लेगा। विजया बैंक और देना बैंक तो मतलब कुछ ऐसा है कि आप फिल्म बनाओ शाहरुख खान के साथ, तो भले स्क्रिप्ट बेकार हो या कुछ हो, कुछ तो लोग सिनेमा में जाएंगे, कंपेयर टू सिंह की वो जो भी अर्जुन कपूर के नाम की आप बनाओ। तो इसलिए छोटे छोटे को मर्ज करके एक बड़े बैंक में डाल दो, तो मर्जर ऑफ द स्मॉल बैंक्स, स्मॉल सरकारी बैंक्स हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट। दूसरा, कुछ ऐसे बैंक है जो एकदम बेकार है सरकारी बैंक, जैसे मान लो आईडीबीआई। आईडीबीआई ऐसा होपलेस बैंक है, तो सरकार ने कहा इसको प्राइवेटाइज कर दो, बेच दो प्राइवेट कंपनियों को, हमें इसको संभालना ही नहीं है, जिम्मेदारी नहीं लेनी है। अब ये करते करते काट छाट करके मान लो पहले 22 सरकारी बैंकों कम होकर 13 बचे, फिर उन 13 बैंकों को सरकार रिकैपिटलाइज करेगी। उसकी एक योजना थी, योजना का नाम था इंद्रधनुष। मतलब बेसिकली जो बाकी 13 बैंक्स बचे, सरकार उनको टैक्स पेयर के पैसों से या कहीं खुद पैसा लोन मिलाकर देगी, ताकि उनका ये सब बासेल रिकैपिटलाइजेशन कंप्लीट हो जाए। तो दैट वाज द स्कीम इंद्रधनुष। ये पुरानी स्कीम थी, तभी हमको याद नहीं रखनी। कुल मिला के 70,000 करोड़ रुपीस भारत सरकार ने सरकारी बैंकों को दिए थे। दैट वाज इंद्रधनुष प्लान। अब प्रश्न कि ये जो भी पैसा जैसे ऐसे करके सरकार ने इनको दिया तो कहां से लाई, टैक्स पेयर का पैसा नहीं,
सरकार ने अलग जात के बॉन्ड्स मार्केट में इशू किए, इन्वेस्टर से पैसा लिया और वो सारा पैसा बैंकों को दिया ताकि उनका बासेल कैपिटल का गेम सेटल हो जाए। तो भारत सरकार ने इशू किए पब्लिक सेक्टर बैंकों के रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स। इन्वेस्टर से सरकार ने पैसा लिया और फिर वो पैसा सब बैंकर्स को दिया है। ये जो पीएसबी रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड है, उस पे कितना ब्याज इन्वेस्टर को मिलेगा, क्या उसके फीचर है, ये बहुत काम के नहीं है। और समझो कि ऐसी चीज़ है, ये अभी आपको परेशान नहीं करेगी, लेकिन आपका 4 अटेम्प्ट तक सिलेक्शन नहीं आए, फिर आपको ये परेशान करेगी, क्योंकि तब ये बॉन्ड्स मैच्योर हो जाएंगे 2028 में। तो हिंदू इंडियन एक्सप्रेस वाले पागल हो जाएंगे, बड़े-बड़े कॉलम लिखना चालू करेंगे। तो प्लीज ट्राई टू क्लियर द एग्जाम बिफोर दैट, वरना आपको ये और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा जो स्लाइड में लिखा है। अब इसको हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि काम का नहीं। बेसिकली हुआ ये कि एसबीआई के वादे हो गए कि रिकैपिटलाइजेशन के लिए जो भी 100 रुपए एक्स्ट्रा लाने हैं बासेल के लिए, अगर वो सीधा बाजार में अपने शेयर बॉन्ड इशू करे तो इन्वेस्टर को कुछ परवाह है नहीं कि हमको नहीं इन्वेस्ट करना है। तो सरकार ने कहा कि हम अपने बॉन्ड इशू करें, रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, जिस पे हम 7% इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। अब ऐसे इन्वेस्टर जिनको मतलब सिर्फ खेलना है, रिस्क नहीं लेना है, तो वो ऐसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स उसमें पैसा उड़ा लेंगे। तो समझो इन्वेस्टर ने पैसा किसको दिया है, भारत सरकार को, जो भी दिया मान लो 70,000 करोड़। अब भारत सरकार एसबीआई को कहेगी कि देखो तुम अपने एक्स्ट्रा शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बेचो और उसके बदले में आपको ये जो भी 100 करोड़ 1000 करोड़ दे देता हूँ, ताकि आपको जो इक्वेशन बैलेंस करना था बासेल लोन के लिए आपका हो जाएगा। तो स्टेप 1 रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, सरकार ने इन्वेस्टर से पैसा उठाया। स्टेप 2 सरकार ने उसी पैसे से एसबीआई के एडिशनल शेयर्स खरीदे ताकि एसबीआई का शेयर कैपिटल बढ़ जाए और वो बासेल नॉर्म्स को कंप्लाई कर जाए। अब आप कहें भाई ये तो ऐसा तुम बता रहे हो कि इन्वेस्टर सरकार को पैसा दे, सरकार एसबीआई को दे, ऐसे ऐसे हो रहा है, सीधा ही मुंह में खाना खिलाओ, ऐसे क्यों नहीं खा रहा है? वही तो मैं आपको बताया ना पहले कि अगर एसबीआई सीधा अगर बॉन्ड इशू करता तो इन्वेस्टर या तो इन्वेस्ट नहीं करता या कहता हमें ज्यादा इंटरेस्ट चाहिए। भारत सरकार ने तो बेच दिया 7% पे, वो ब्याज पे वो पैसा लेके आया। एसबीआई करता तो इन्वेस्टर कहते 12% दो, तुम्हारा रिस्क ज्यादा है, सरकार का तो सेफ है। इस कारण से सरकार ने बिग ब्रदर बड़ा भाई बन के ये इनडायरेक्टली ऐसा रिकैपिटलाइजेशन कराया। और ये सब धर्मशाला तो है नहीं, इन्वेस्टर कहेगा मेरा पैसा वापस करो, कब वापस होगा मैंने आपको बताया 2028 में वापस होगा। अब इसके डिटेल में और वापस सब चर्चा शुरू होगी, उससे पहले एकदम क्लियर हो जाए ऐसी कोशिश करो, या फिर अटेम्प्ट देना छोड़ दो, दैट इज आल्सो वे। साइड नोट, यूपीएससी ऐसा बोले आपको कि 99 साल तक भी अटेम्प्ट दे सकते हो, तो क्या अटेम्प्ट देने चाहिए? नहीं, 3-4 अटेम्प्ट मेरे हिसाब से तब तक नहीं हो रहा है तो कुछ और काम करना चाहिए। इसका कारण ये है कि आप हर एक फील्ड में जितना लेट ज्वाइन करते हैं तो आपको पिरामिड में ऊपर चढ़ने का मौका कम रहता है, प्रमोशन आते आते या जो भी सेक्टर है उसमें ग्रो करते करते। तो देयरफॉर मतलब पहले ये जो 4 अटेम्प्ट है वो गोल्डन है, उसके अंदर भी पहले 2-3 अटेम्प्ट, क्योंकि तब तक आपका फैमिली का सबका सपोर्ट रहता है, इसलिए दमखम लगा के मेहनत करो, फिर भी किसी कारण नहीं होता है तो दूसरा काम करना चाहिए। एनीवेज, तो ये जो रिकैपिटलाइजेशन मैंने आपको बताया, अब सरकार भी देखो फिर क्या करेगी, जो बेटा फिर काम चोर हो तो कितना संभाले। तो 2021 बजट तक देते रहे पैसा, फिर 2022-23 भाई तुम अपना देख लो, अगर तुम बड़े हो गए तुम अपना घर चलाओ। तब गवर्नमेंट ने इनको मदद करना बंद कर दिया इन सरकारी बैंकों को। इसके बाद का ये मुद्दा है कि गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हो गई कि तुमको रिकैपिटलाइजेशन का पैसा देते रहे, तुम तो एकदम नालायक बेटे की तरह हमेशा काम चोरी करते, तुम थोड़ा टाइट करेंगे। वो क्या टाइट करेंगे वो भी हम समझेंगे ब्रेक के बाद आराम से। ब्रेक में एक और आप ट्राई करिए, पीवाईक्यू फ्रॉम 2020 एग्जाम ब्रेक फॉर 5 मिनट्स। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। हाँ तो मित्रों, आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो के बारे में क्या लगता है? एबीसीडी वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट।
तनु, ओवाइस, दीक्षा, हर्षित, खुशी, साक्षी, उत्तम, चिराग, प्रतीक्षा, भानु, अभिषेक, दिव्या, सुमित, गौरव, भावना, ऋतुदान, ज्योति, गौसिया, स्वप्निल, आर्यन, आस्पायरन, संदीप, जयवीन सिंह, अर्जुन, मधुकर, जय हिंद, अमीषा, प्रीति, अंकुर, सचिन, त्रिपु, गायत्री, वरुण, जायदा, मणिकांत, ऋषि, राजीव, अनिशा, नंद, ये सब लोग पर वेद, अभिषेक, शुभम, अमर, साक्षी, सौम्या, सिया, सेवन, मानसी, शान, रिया, नदर्श, करेक्ट आंसर्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या है? आप कंपनी को पूछो कि आपकी कंपनी कितना पैसा कमा रही है, कि लोन के दो कंपोनेंट है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल की तो बात ही मत करो, क्या तुम इंटरेस्ट चुकाने की भी औकात रखते हो कि नहीं? इज योर कंपनी अर्निंग इनफ टू रीपे इवन द इंटरेस्ट? हमारी कहे हाँ, तो उनकी कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ग्रेटर देन 1 होगा, मतलब ये तो अच्छी बात है, हैप्पी इमोजी। और जिसका नहीं होगा तो उसे हम कहें आईसी लेस देन 1 या आईसी 1 कंपनी कहेंगे, जैसे किंगफिशर। तो ये जो थर्ड स्टेटमेंट क्या बोला है कि अगर ये रेशियो हायर होगा तो इट इज वर्स, मतलब 1 या 2 होगा तो खराब चीज है, जबकि अभी तो मैंने आपको बताया जितना ज्यादा बड़ा होगा वो तो हैप्पी चीज है। यानी थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो सी चला गया, डी चला गया, तो बच्चे वो क्या है, ए हो सकता है, नहीं तो बी हो सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज समझने लायक है, जब भी इकोनॉमी के क्वेश्चन आप सॉल्व करें तो देखिए क्वेश्चन पेपर में तो दो साइड पे हिंदी और इंग्लिश दिया होता है। इकोनॉमी के क्वेश्चन जब तक हो सके आप इंग्लिश वाला ही पढ़ो तो जल्दी से समझ आ जाएगा। हिंदी में यही पढ़ोगे तो ये ऐसा है, उधार लेने वाली फर्म का ब्याज व्याप्ति अनुपात जितना अधिक होगा उसकी ऋण समायोजन क्षमता उतनी खराब होगी। हायर द लेवल वर्स्ट इज द एबिलिटी टू सर्विस। तो देखिए इंग्लिश में उल्टा आसान है, क्योंकि हायर नंबर वर्स्ट, तो वो तो हम जानते हैं ये तो उल्टा हो रहा है, तो ये गलत चल रहा है। यहाँ तो पहले तो हिंदी डिकोड करने के खुद का आपको दिमाग लगाना पड़े। साइंस के अंदर भी ऐसा है, तो इन माय ओपिनियन साइंस और इकोनॉमी के सवाल जब तक हो सके इंग्लिश वर्जन पढ़ो तो जल्दी दिमाग में उतर जाए। खैर, ये हमने विजय माल्या की किंगफिशर कंपनी का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकाला, बेकार निकला। तो इससे हमें पता चलता है प्रेजेंट में भी तुम बर्बाद हो, और इससे ये भी पता चलता है फ्यूचर में भी तुम बर्बाद ही रहोगे, क्योंकि ऐसा सिंड्रेला स्टोरी तो हो नहीं सकता कि दूध की नदियां बहेंगी फ्यूचर में, कुछ वो तो फिल्मों में होता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, कि इससे बैंकर को पता चलेगा कि प्रेजेंटली तुम्हारी कंपनी में क्या रिस्क है, और इससे बैंकर को ये भी पता चलेगा इमर्जिंग रिस्क फ्यूचर में भविष्य में तुम्हारा और क्या नुकसान या जोखिम उत्पन्न होने वाला है। तो 1 इज आल्सो राइट, 2 इज आल्सो राइट। तो द आंसर इज ए 1 एंड 2 ओनली। मतलब जवाब है पहले दो स्टेटमेंट करेक्ट, तीसरा रॉन्ग है। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, उसमें प्रेजेंट का तो खतरा पता चलेगा, फ्यूचर का नहीं पता चल सकता, फ्यूचर में उसको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए तो उसकी कंपनी ठीक भी हो सकती है, पॉसिबल। लेकिन यहाँ यूपीएससी की ऑफिशियल आंसर कहती है ए, तो वी हैव टू एक्सेप्ट ए। हालांकि आई एग्री विथ यू कि उन्होंने ऐसा तब कंफ्यूज करे, उसकी जगह सिंपल पूछना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या ऑटोमेटिकली लोग बीरबल की खिचड़ी कितनी पकाएंगे उस हिसाब से आपको सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट भी लगे, रॉन्ग भी लगे। यार ये होता है अब यूपीएससी में, उनके प्रोफेसर ये तो फिर भी थोड़ा ठीक सवाल है, कुछ तो ऐसे उसका दिमाग अलग ही दिशा में जा रहे हैं, टू मच डिबेट है, वो अच्छे पिलर कंप्लीट करेंगे तब आपको पता चले। एनीवेज, तो हमने अब तक पढ़ा कि कैसे भारत सरकार ये सब अपने सरकारी बैंकों को रिकैपिटलाइज कर रहा है, मार्केट में बॉन्ड इशू करके इनकी इनडायरेक्टली मदद कर रहा है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कंटिन्यूअसली ऐसे कमजोर सरकारी बैंकों को रिकैपिटलाइज करता रहे तो ये तो एकदम ही लेजी कैरफ्री और एरोगेंट बन जाएंगे कि हमें अपने पैरों पे खड़ा होना ही नहीं है, अपना बाप है मौज करा रहा है, जलसा करो। तो गवर्नमेंट ने सोचा भी टाइट करता हूं इसे। टाइट करने के लिए पहले तो एक वर्कशॉप किया, ज्ञान संगम वर्कशॉप। उसको याद नहीं रखना है लेकिन उसके आउटकम याद रखने हैं। आउटकम जो थे वो अभी हम समझ लेते हैं कि करके। देखिए भारत के अंदर आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर एक व्यक्ति है, मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट दूसरा व्यक्ति हो, दो अलग अलग लोग हैं। एक व्यक्ति दोनों पोस्ट पे नहीं बैठा है, ऐसा नहीं कि जो पीएम है वही प्रेसिडेंट है, ऐसा क्यों? दो अलग अलग लोग रहेंगे तो क्या एक की तानाशाही नहीं चले, वो कुछ गलत करे दूसरा उसको रोक सके, चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम है। प्रेसिडेंट के पास वो जो भी वीटो या कुछ पॉकेट वीटो वगैरह पावर्स हैं वो पॉलिटी में समझना। उसी तरह कंपनियों में भी होता है, नीचे शेयर होल्डर्स हैं, वो वोटिंग करके अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुने, उसमें एक आदमी बन जाए चेयरमैन, उसको आप समझो कि वो प्रेसिडेंट है। फिर एक आदमी बन जाए मैनेजिंग डायरेक्टर, उसे आप समझो कि वो प्राइम मिनिस्टर है। ये रोज का एक्सिस बैंक चलाएगा। फिर जब बैंक को प्रॉफिट होगा उसमें से शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में कुछ हिस्सा मिलेगा। यहाँ पर आप समझो चेयरमैन अलग व्यक्ति है, मिस्टर ए, और एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर अलग व्यक्ति है, दोनों सेम नहीं है, ताकि एक की तानाशाही नहीं चले, चेक्स एंड बैलेंसेस होते रहे। पर पहले सरकारी बैंकों में ऐसा नहीं था। सरकारी बैंकों में ऐसा जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा, तो जो आदमी चेयरमैन है उसी को एमडी बना देते थे, तो सेम गाय वुड सिट इन बोथ द पोस्ट, प्रेसिडेंट भी वही, प्राइम मिनिस्टर भी वही, तो फिर तो उसी की तानाशाही चलेगी, वो अगर गलत डिसीजन लेगा उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो सॉल्यूशन क्या है? ये जो चेयरमैन और एमडी यानी सीएमडी पोस्ट है उसको डिवाइड कर दो, चेयरमैन अलग होना चाहिए, एमडी अलग होना चाहिए। तो सरकार ने बाद में वो डिसीजन लिया कि अब से चेयरमैन अलग बैंक ऑफ बड़ौदा के, हसमुख काटिया, और एमडी जो भी होगी वो दूसरे, ताकि एक दूसरे का चेक बैलेंस वो करते रहे। हसमुख काटिया का नाम लेना भी जरूरी है, आईएएस अधिकारी है। जब जीएसटी आया तो उस वक्त केंद्र में वो जो भी फाइनेंस सेक्रेटरी, रेवेन्यू सेक्रेटरी कुछ थे, उसके बाद भी आगे बढ़ते बढ़ते ये क्या हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा के चेयरमैन बन गए। लेकिन और भी बड़ी बड़ी संस्थाओं के अंदर वो बैठते हैं। तो ये जो कहा जाता है आईएएस प्रोवाइड्स मी द प्लेटफॉर्म, कैसे ये सब? आरबीआई का गवर्नर कौन? आईएएस ऑफिसर। पायलट को लाइसेंस देता है डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, कौन? आईएएस ऑफिसर। आधार कार्ड जो निकालता है वो क्या संस्था है? यूआईडीएआई, आधार कार्ड वाले, उसका बॉस कौन? आईएएस। आईएएस लॉबी के कब्जे में बड़ी बड़ी संस्था रहती है, इलेक्शन कमिश्नर आईएएस, टीएजी आईएएस वगैरह वगैरह। तो इट क्रिएट्स मेनी अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, नौकरी के दौरान भी, नौकरी के बाद भी, इसलिए मेहनत करनी है और सिर्फ पास नहीं होना है, ऊंचे रैंक से पास होना है ताकि हम आईएएस बन सके। एनीवेज कमिंग बैक, यहाँ पर तो हम देखते हैं, ओके मैंने आपको बताया आईएएस ऑफिसर है, तो आईएएस ऑफिसर मतलब यूपीएससी से बने, ओके। और बैंक के चेयरमैन कैसे बने? उसके लिए तो अलग एग्जाम है, आईबीपीएस या कुछ। तो प्रश्न ये होता है कि पब्लिक सेक्टर बैंक, सरकारी बैंक, एलआईसी और ऐसी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी, नाबार्ड जैसी और दूसरे जो भी फाइनेंशियल इंटरमीडिएट आईफाई वगैरह है, उसमें खुद की तो ऑफिसर की और क्लर्क की तो एग्जाम होती है, आईबीपीएस वगैरह होती रहती है। पर जो बड़े वाले अधिकारी हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ, चेयरमैन, फुल टाइम डायरेक्टर, उसकी रिक्रूटमेंट कैसे होती है? उसकी अलग संस्था है। तो टॉप ऑफिशियल इन गवर्नमेंट बैंक, एनबीएफसी इंश्योरेंस कंपनी, उनका सीधा इंटरव्यू से अपॉइंटमेंट होता है। इंटरव्यू कौन लेता है? बैंक बोर्ड ब्यूरो। ये बैंक बोर्ड ब्यूरो पहले तो एडवर्टाइजमेंट देगा कि जिसको मान लो 55 ईयर्स की एज है, इतने साल का एक्सपीरियंस है, वो लोग अप्लाई करो। तो आईएएस भी अप्लाई कर सकता है, आईपीएस भी अप्लाई कर सकता है, कोई प्राइवेट सेक्टर बैंक का व्यक्ति भी अप्लाई कर सकता है, सब कर सकते हैं। फिर इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू के फाइनल सिलेक्शन आएगा, वो फाइल जाएगी डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के पास, और फिर वो अपॉइंटमेंट लेटर देगा जो व्यक्ति सिलेक्ट हुआ। ये ऐसा है, यूपीएससी सिर्फ आपकी एग्जाम लेती है। आप जो आईएएस बनते हैं तो आपका जो भी लेटर ट्रेनिंग वो कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, वो असल में लेटर देता है। खैर, तो संस्था कौन सी है? बैंक बोर्ड ब्यूरो, जो ये सरकारी बैंक के टॉप ऑफिशियल्स का सब इंटरव्यू लेके सिलेक्शन करता है, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर वगैरह। अब प्रश्न ये हुआ कि क्या यही बैंक बोर्ड ब्यूरो सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के एमडी, सीईओ, चेयरमैन का भी सिलेक्शन कर सकता है क्या? जैसे ओरिएंटल इंश्योरेंस, जीआईसी वगैरह, तो सरकार ने कहा हाँ सबका कर सकता है। अब इसमें हुआ ये कि जिसने अप्लाई किया होगा उसको फेल किया होगा, तो वो आदमी गया कोर्ट में। उसका ये कहना है कि देखो जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां हैं उसके नेशनलाइजेशन का कानून अलग है, तो उसमें सिलेक्शन प्रोसेस अलग है, बैंक बोर्ड ब्यूरो द्वारा वो सिलेक्शन करना वो सब इलीगल काम है।
तो कोर्ट ने कहा हाँ, बराबर है, बैंक बोर्ड ब्यूरो के पास ऐसा पावर नहीं है कि वो इंश्योरेंस सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों के चेयरमैन एमडी वगैरह को इंटरव्यू से सिलेक्ट कर सके। तो फिर क्या है, ये जो गोविंदा है ये बैंक बोर्ड ब्यूरो 2016 में कोर्ट ने कहा ये लीगल चीज है, तो सरकार ने कहा ठीक है ये रहा गोविंदा आपसे। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो एफएसआईबी, ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, पुरानी संस्था थी उसका बस नाम चेंज कर दिया और कर ले को बस हो गया, अब से ये लोग करेंगे, बैंकों को भी ये सिलेक्ट करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी सरकारी इंश्योरेंस कंपनी के ऑफिसर्स का भी ये लोग देखेंगे, मतलब जो चाचा वही बती जाए। तो दिस न्यू ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो एफएसआईबी, सरकारी बैंक, सरकारी इंश्योरेंस कंपनी, नाबार्ड, सीडबी, जितनी सरकारी संस्था उसके चेयरमैन एमडी वगैरह के इंटरव्यू सिलेक्शन ये लोग देखेंगे, बस नाम बदल दिया, जो पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो था अब वो एफएसआईबी हो गया। अब कुछ तो कहेंगे तो गलत हो रहा है, इज नॉट अ जोक, ये तो मजाक चल रहा है क्या, बस नाम बदल दिया, आई एग्री विद यू, लेकिन हमको एग्जाम पास करनी है तो क्या बस याद रखो कि अभी नई संस्था है। और ने इसके बाद इसमें आगे कुछ बोला नहीं कि ये तुमने इलीगल काम किया है, विपक्ष भी इसका कभी हंगामा करता नहीं, न्यूज़पेपर कॉलम भी इसको याद नहीं करते, तो हमको तो एग्जाम पास करना, हम क्यों झंडा उठाएं भाई, हाँ एमसीक्यू में टिक कर देंगे, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, मैंने आपको बताया सरकारी बैंकों का काम बैड लोन्स के ज्यादा, तो रिकैपिटलाइजेशन ज्यादा करना पड़े, तो वी हैव टू चेंज देयर एटीट्यूड। ये जो सरकारी बैंक के मैनेजर का ऐसा एटीट्यूड, अभी लंच ब्रेक है, मेरा मूड है तो काम करूंगा, लेकिन फिर उसको कहा जाए नहीं तुम जरा तमीज से पेश आओ, तो उसका ऐसा एटीट्यूड हो जाए। तो ऐसी अगर कोई गाइडलाइन इशू की जाए, कोई प्रोग्राम या योजना चलाई जाए, उसको क्या बोलोगे तुम, एज फ्रेमवर्क। एज फ्रेमवर्क बेसिकली क्या है कि सरकारी बैंक के मैनेजर को ज्यादा कस्टमर रिस्पॉन्सिव बनाना है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज वो लेकर आई एज फ्रेमवर्क फॉर पब्लिक सेक्टर बैंक। उसमें क्या तुम ढंग से सब अपना बैंक चलाओ, तमीज से पेश आओ, ग्राहकों से लंच ब्रेक थोड़े कम लो, ऐसी सब बात होगी। इसमें 6 पिलर्स हैं, कस्टमर रिस्पॉन्सिवनेस हो गई, हम पढ़ने नहीं बैठेंगे, बैंक की तैयारी करो तो देखना है अपने लिए बेसिक एक लाइन में समझ लिया काफी। ये फ्रेमवर्क क्या है, गवर्नमेंट ने सरकारी बैंक के सब लोगों को बोला तुम ठीक से अपना बैंक चलाओ, उसकी सब पिलर्स गाइडलाइन है, उसका रैंकिंग होता है, अवार्ड दिए जाते हैं, सब काम होता है। कई बार सरकारी बैंक के ऑफिसर जल्दी जल्दी लोन पास नहीं करते, 25 के डॉक्यूमेंट लाओ फिर भी डिसीजन नहीं ले वगैरह, ऐसा क्यों, क्योंकि उसे थप्पड़ से डर नहीं लगता, उसको इंक्वायरी से डर लगता है। सीबीआई इंक्वायरी हो जाए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की इंक्वायरी हो जाए, सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल उसको फ्लैग कर दे, तो फिर वो बैंक का जो भी ऑफिसर है उसका ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन उसमें दिक्कत आ जाए, तो सेफ खेलने के चक्कर में कुछ ठीक से काम नहीं करे। तो सरकार ने उनको ये कहा कि देखो तुम ईमानदारी से काम करो, यहाँ पर तुमको हैरेसमेंट नहीं किया जाएगा, ये 3 सी जो है सीबीआई, सीवीसी और सीएजी, तो इसे कहा गया स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क, स्टाफ अकाउंटेबिलिटी फ्रेमवर्क। अब क्या वो तो कहने की बात है, आप जानते हैं असल में तो क्या ही होगा, तो आगे बढ़ते हैं, बट एक लाइन में याद रखना है। कुछ स्कैम्स देखते हैं, स्कैम्स में हमें एक लाइन में याद रखना है, उसकी पीएचडी मॉडस ऑपरेंडी नहीं समझनी है। सहारा चिट फंड का या कुछ स्कैम हुआ, यूपीएससी ने क्या पूछा, कुछ नहीं पूछा। एनएसएल स्कैम क्या हुआ, कुछ नहीं पूछा। चिट फंड स्कैम क्या हुआ, कुछ नहीं पूछा। नीरव मोदी वाला पंजाब नेशनल बैंक का स्कैम कुछ नहीं पूछा। आईसीआईसीआई वीडियो स्कैम कुछ नहीं, पीएमसी आईएलएफएस बैंक कुछ नहीं। मैक्सिमम एक लाइन में फिर भी तैयार करना चाहिए कि चलो यूपीएससी के एथिक्स के पेपर में कोट कर देंगे कि एथिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए, वरना ये सब होता है, उससे ज्यादा उपयोगी है नहीं। लेकिन अगर ऐसे स्कैम में कोई इंस्ट्रूमेंट हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट या टेक्नोलॉजी, तो उसकी थोड़ी बहुत हमें समझ होनी चाहिए, भगवान नहीं करे कभी कोई एमसीक्यू में पूछ ले। तो ऐसा हमें एक दो स्कैम समझना है, कुछ दम है नहीं बात में। देयर इज अ कंपनी कॉल्ड आईएलएफएस, फुल फॉर्म उसका याद नहीं रखना, लेकिन मैं इसलिए बोला ताकि आपको दिमाग में उतरे कि करती क्या होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मतलब कुछ हाईवे एयरपोर्ट बना दो, लीज मतलब किसी को रेंट पे चढ़ा दो, कर्ज मतलब किराए पे दे दो, या फिर उसको डेवलप करने के लिए किसी को फाइनेंस यानी लोन में पैसा दे दो, ऐसा ही लोग काम करते हैं। अब ये जो आईएलएफएस कंपनी है, ये जबकि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, हाईवे एयरपोर्ट ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए पैसा देती है। ओनरशिप इसमें एलआईसी की 25% शेयर होल्डिंग है, बाकी सब लोगों की भी कुछ कुछ है। अब यहाँ कांड क्या हुआ, एक जमाने में बैंकों में आपको डिपॉजिट में अच्छे ब्याज नहीं मिलते, barely 2 to 6%। तो मिडिल क्लास सोचे भाई तो महंगाई बढ़ रही है, सैलरी नहीं बढ़ रही, ये लोग तो हमें डिपॉजिट पे इंटरेस्ट नहीं दे रहे। पहले उसी समय ये सब म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ये सब का उदय होता है। एसआईपी म्यूचुअल फंड क्या है वो हम लोग समझेंगे, ये जो भी अपना गुरु शुक्र शनि क्लास होंगे पिलर 1 सी में। तो टाटा म्यूचुअल फंड उसको भाई तुम इधर पैसा इन्वेस्ट करो ना, बहुत अच्छा रिटर्न हम तुम्हें देंगे। तो मिडिल क्लास ने ढेर सारा पैसा दे दिया म्यूचुअल फंड वालों को। म्यूचुअल फंड वालों ने वो सारा पैसा लोन में दे दिया आईएलएफएस को। तो आईएलएफएस की समझो अलग अलग लोन पेपर्स होंगे, मतलब वो हम पढ़ेंगे नहीं, कमर्शियल पेपर, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह। बेसिकली म्यूचुअल फंड ऐसे इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करेगा, आईएलएफएस को पैसा मिला, तो आईएलएफएस ने लोन लिया तो उसकी लायबिलिटी आईएलएफएस की, और उन पैसों से आईएलएफएस ये सब शिपिंग पोर्ट, हाईवे पोर्ट, रोड प्रोजेक्ट, ये सब के लिए लोन में आगे पैसा देगा, वो सब आईएलएफएस की एसेट्स हैं, क्योंकि वहां से वो प्रॉफिट कमाएगा। अब इधर कांड हो गए दो। पहला, आईएलएफएस ने ऐसे ऐसे लोगों को लोन दिया जो असल में उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जीजा साला जमाई रिलेटिव्स थे, उनके प्रोजेक्ट में कोई दम नहीं था। दूसरा, ये जो भी हाईवे एयरपोर्ट के लोन उन्होंने दिए, मान लो अदानी ग्रुप को, जीएमआर ग्रुप को, एलएनटी ग्रुप को, फिर आगे प्रोजेक्ट तो शुरू करना पड़े, उसके लिए क्या करना है, जमीन संपादन, लैंड एक्विजिशन, कितनी जमीन लेनी है, अपन किसान विरोध करे, या फिर यहाँ इतने पेड़ काटने हैं, मैंग्रोव के पेड़ काटने हैं, तो एनवायरमेंट क्लियरेंस में वो उसका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बना कर दे। करते करते प्रोजेक्ट डिले हो गए, 270 बिलियन रुपीस की ऐसी जो एसेट्स हैं वो सब जंक एसेट्स बन गई, मतलब उसका कुछ निकल के आ नहीं सकता पैसा। एज रिजल्ट व्हाट विल हैपन, जब आईएलएफएस की एसेट्स ही बर्बाद है तो वो अपनी लायबिलिटीज को फुलफिल नहीं कर पाएगा, वो टाटा म्यूचुअल फंड से लोन में लिया पैसा वापस नहीं कर पाएगा, एज रिजल्ट टाटा म्यूचुअल फंड मिडिल क्लास का पैसा वापस नहीं कर पाएगा। ऐसा बड़ा सा कांड हो गया। अब यहाँ पर ये जो आईएलएफएस है उसके लिए इकोनॉमिक सर्वे ने शब्द प्रयोग किया, दीज आर शैडो बैंक्स, प्रतिछाया बैंक। मतलब वो जो काम करते हैं वो बैंक जैसा लगता है कि कहीं से पैसा लाया और किसी को लोन में दिया, लेकिन ये बैंक तो नहीं है। इसलिए आरबीआई के जो रेगुलेशन होते हैं बैंकों पर, सीआरआर, एसएलआर, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, ये सब उन पर कंप्लीटली लागू नहीं होते। इसलिए आईएलएफएस और ऐसी संस्थाएं इकोनॉमी में रिस्क बढ़ा देती है। तो ये बैंक तो है नहीं, लेकिन बैंक जैसा काम कर रहे हैं, दीज आर कॉल्ड शैडो बैंक्स। अमेरिका में सबप्राइम क्राइसिस आई, उधर भी ऐसे शैडो बैंक्स का हाथ रहा है, और भारत में भी आईएलएफएस ने जो कांड किया, ऐसे और भी शैडो बैंक्स होते हैं जो इकोनॉमिक सर्वे ने लिस्ट दिया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जैसे डीएचएफएल, उसका खुद का भी कांड हो चुका है, होम लोन देने वाला एनबीएफसी है। देन लिक्विड डेट म्यूचुअल फंड, ये क्या है हम लोग समझेंगे पिलर 1 सी में। बेसिकली यूटे वगैरह म्यूचुअल फंड, डेट मतलब क्या, लोन वाले इंस्ट्रूमेंट, बॉन्ड वगैरह में पैसा इन्वेस्ट करेंगे, वो पैसा इधर फंस गया तो प्रॉब्लम है। देन रिटेल एनबीएफसी, उसमें आते हैं गोल्ड लोन, ट्रैक्टर लोन टाइप जो कंपनियां हैं जो सीधा ग्राहकों को कुछ लोन दे रही है। तो ये सब लोग काम जो कर रहे हैं कुछ ना कुछ बैंक जैसा है, पर वो बैंक तो नहीं है। सीआरआर, एसएलआर सब लागू नहीं होता इस पे, एंड दे आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्यों, हाउस होल्ड का पैसा इनडायरेक्टली बर्बाद हुआ, टाटा म्यूचुअल फंड वाला जो मैंने आपको केस बताया। आईएलएफएस उससे बर्बाद हुआ तो उसमें हमें कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज रिजल्ट व्हाट विल हैपन, ये शिपिंग, हाईवे, पोर्ट प्रोजेक्ट जो बनने थे बन नहीं पाए, और आईएलएस अब बंद हो जाए तो वो आगे और ऐसे प्रोजेक्ट कर नहीं पाएगा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा तो देश तरक्की कैसे करेगा।
सरकार के लिए भी ये खराब है, क्योंकि अगर आईएलएफएस जैसी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं कर पाती तो गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी बढ़ जाती है कि अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे और ये सब बनाओ, और हम आगे पढ़ेंगे कि सरकार खुद को पैसे बांधे होते हैं कि या तो किसान को 6,000 रुपए दे या ये वाला काम करें। अब चुनाव जीतना है तो वहाँ 6,000 देना पहले जरूरी है, हाईवे बनाएंगे तो 20 साल बाद उसकी पॉजिटिव असर दिखे। सो इट क्रिएट्स डायलेमास, दुविधा उत्पन्न करता है हर एक के लिए, जो मीन्स में हम लोग आराम से समझेंगे। आरबीआई ने सोचा टाइप तो करना पड़ेगा इन सबको। तो आरबीआई ने ये प्रपोज किया कि देखो जितने एनबीएफसी कंपनी है एक पिरामिड बनाते हैं जो एकदम सेफली खेल रहे हैं, तो बेस मिडल अपर, और जो एकदम इसकी है आईएलएफएस डीएचएफएल टाइप, उनको मैं टॉप लेयर में रखूंगा। और फिर जो जितना बेकार मतलब रिस्क वाली कैटेगरी में है उसको और जोर से थोड़ा मारूंगा कि तुम हर 10-10 दिन पे अपनी बैलेंस शीट का डेटा मुझे दो, तुमने जिनको लोन दिया है वो वापस कर रहे हैं कि नहीं, पूरा मुझे 15-15 दिन पे कर दो, ऐसा सब वो खेल करेगा। तो दैट इज आरबीआई 4 टियर स्ट्रक्चर टू रेगुलेट एनबीएफसीज। उस पे भी ये कॉलम लिस्ट और कुछ बार तो मंथली करंट अफेयर्स वाले भी इस पे इतनी पीएचडी लिखते हैं जो मेरी समझ से बाहर है। भाई एक दो लाइन का मुद्दा है, आगे बढ़ो। सरकार इस पे एक योजना लाई, मान लो ये बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक वगैरह क्या सरकारी बैंक है, इन्होंने 100 रुपए मान लो लोन दिए थे आईएलएफएस को डीएचएफएल को, और ये बर्बाद हो गया, एनबीएफसी ने लोन वापस नहीं किया, तो सरकार ने कहा कोई दिक्कत नहीं, 100 का लॉस है तो 10 रुपीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टैक्स पेयर के पैसों से एसबीआई को बैंक ऑफ बड़ौदा को देगी। तो इसे कहा गया पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम। उसके बाद इसका वर्जन 2.0 निकाला कि देखो आपने अगर 100 रुपए लोन में दिए थे, सरकारी बैंक ने 100 रुपए लोन में दिए थे इन सब एनबीएफसी को, और वो सब वापस नहीं कर रहा है, तो गवर्नमेंट 20 रुपीज का लॉस टैक्स पेयर के पैसों से इन सरकारी बैंकों को वापस करेगी। तो दैट इज पार्शियल क्रेडिट गारंटी स्कीम 2.0, 20% लॉस कवर्ड। और भी रिफॉर्म लिए गए, लेकिन वो मीन्स के लिए जाने की चीजें मीन्स के लेक्चर में जून महीने में देखेंगे। इसके बाद आता है कुछ ही चीज बचती है, वो ब्रेक के बाद आराम से पढ़ते हैं। एक तो ये लेटर ऑफ अंडरटेकिंग क्या और आरबीआई का डिविडेंड क्या होता है, आराम से उसे क्लियर करते हैं। टिल देन आप एक और क्वेश्चन ट्राई कीजिए, जस्ट अ मिनट। अब ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी कंप्लीट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेक्चर। थ्री मोर मिनट्स। थर्टी मोर सेकंड्स। और फ्रेंड्स आपको सिंडिकेटेड लोन्स के बारे में क्या लगता है? बीसीडी वोटिंग लाइन एंड टाइम स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। कैल, अंकिता, प्रिया, ऋतुदान, दिव्या, सभ्य, जहीरा, महिमा, पूजा, ओम, चिराग, श्वेता, सुमित, रूपाली, हनीशा, ज्योति, क्रिस, दिव्या, आर्यन, शुभेंद्र, अरुण, मोहिनी, अनिकेत, सचिन, प्रभात, ऋषि, अंकित, रूही, मधुकर, आसफा, सोमेश, वेद, निवेदिता, विक्रम, जया, ये सब लोग। फिर अभिषेक, शुभम, अमर, सीआर 7, साक्षी, मानसी, शान, सौम्या, अल्फ्रेड, या करेक्ट आंसर। सिंडिकेटेड लोन हमने कल देखा था कि मान लीजिए कि हमें 35 करोड़ लोन में चाहिए, ये सब लोग 10 20 5 करोड़ देंगे, ऐसा अपना सिंडिकेट बना दे, तो ये लोन एक बार में ही दे सकते हैं, फिक्स्ड लम सम की सीधा 35 करोड़, या क्रेडिट लाइन भी रख सकते हैं कि 35 करोड़ आपके लिए रखें, जब जरूरत हो थोड़ा थोड़ा लेते जाना, कभी 5 करोड़ कभी 10 करोड़, तो दोनों जाके सिंडिकेटेड लोन्स हो सकते हैं। और इसमें बैंकर का क्या फायदा है, रिस्क स्प्रेड हो गया ना। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा अकेला 35 दे देता और अदानी लोन नहीं चुका तो अकेला बैंक ऑफ बड़ौदा का नुकसान होता, अभी क्या नुकसान का पैसा बढ़ गया है। तो पहला तो बराबर है कि इट रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, मतलब स्प्रेड्स द रिस्क, वो तो हमने समझ लिया। दूसरा क्या कहता है कि ये फिक्स्ड अमाउंट ही हो सकता है, क्रेडिट लाइन नहीं हो सकता, ये गलत है। तो इस कारण से क्या आंसर होगा, सी 1 इज करेक्ट बट 2 इज रॉन्ग। ये मैंने एग्जाम से पहले नहीं पढ़ा था क्योंकि इतना बारीक पूछने का रिवाज नहीं था।
आप कहते हो अब क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि कुछ बार यूपीएससी में प्रीवियस क्वेश्चन रिपीट होते हैं या उसका जो रॉन्ग स्टेटमेंट उसका राइट बना के पूछे, ऐसा होता है, इसलिए हम लोग इसे पढ़ रहे हैं। प्रश्न ये है तो ऐसे और 25 के और टर्म हो रहे हैं, वो भी क्यों नहीं पढ़ाते? वो करेंगे तो लंबे हो जाएँगे, इसका कोई अंत है नहीं। हमें अपनी बाउंड्री के हिसाब से तैयार करना है, हर चीज़ को देख के। ये भी हो सकता है अभी 10 साल तक दोबारा ऐसा कोई प्रश्न ना आए, तो देयर इज़ नो एंड टू इट। नाउ कमिंग बैक टू द लास्ट 2 टॉपिक्स। हमने अब तक देख लिया पिलर 1 B2 में लोन के टाइप्स, एनपीए क्या होता है, सरफासी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड, फिर अलग-अलग पोर्टल जहाँ पर बोरोवर का डेटा एनालाइज़ किया जाता है। बैड बैंक हमने देखा, बाद से नॉर्म्स देखे। अब उसके बाद जो कांड में एक बचता है, पंजाब नेशनल बैंक। नीरव मोदी जो डायमंड मर्चेंट है, उसे हांगकांग की सिटी बैंक से लोन चाहिए। उस लोन की मदद से उसे मार्केट में से हांगकांग में से डायमंड खरीदना है या साउथ अफ्रीका से डायमंड खरीदना है। तो नीरव मोदी ये कहता है फॉरेन कंट्री में जाके, सिंगापुर या साउथ अफ्रीका जाके, कि सिटी बैंक प्लीज मुझे फॉरेन करेंसी यानी डॉलर में लोन दे दो, मुझे इससे डायमंड खरीदना है। सिटी बैंक मना कर देगा कि भाई हम आपको जानते नहीं, आपकी क्या क्रेडिट प्रोफाइल है, क्या हिस्ट्री है, वी डोंट नो, सो वी कैन नॉट गिव यू लोन्स। तो नीरव मोदी ने क्या करना पड़े, कोई जमानतदार ढूंढना पड़े, कोई गारंटीटर ढूंढना पड़े। तो नीरव मोदी जाएगा पंजाब नेशनल बैंक के पास कि आप मुझे कैरेक्टर सर्टिफिकेट का लेटर बना के दे दो। तो पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच हांगकांग की ये सब हांगकांग सिंगापुर की बैंकों के लिए लेटर लिख देती है कि नीरव मोदी हमारा क्लाइंट है, उसको मान लो $1 लाख दे दो। अगर वो नहीं चुकाएगा तो हम यानी पंजाब नेशनल बैंक आपकी इस हांगकांग सिंगापुर साउथ अफ्रीका की बैंक का जो भी लॉस है हम चुका देंगे, हम गारंटी लेते हैं। अब प्रश्न हुआ आपको कि पंजाब नेशनल बैंक को ऐसा बड़ा भाई होने की क्या जरूरत है? भाई ये धर्मशाला खोल के नहीं बैठा है, वो नीरव मोदी से कुछ कमीशन या फीस लेगा ऐसा हर एक लेटर जनरेट करने के लिए। वैसे जो लेटर जनरेट किए जाते हैं उसे लेटर ऑफ अंडरटेकिंग एलओयू या लेटर ऑफ क्रेडिट या लेटर ऑफ कंफर्ट कहा जाता है। हालांकि तीनों का इंटरनल मैकेनिज्म अलग है, लेकिन इतना भी कम हम लोग पढ़ने नहीं बैठेंगे। अब गेम ऐसा हुआ कि नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई ब्रांच में एक कोई मैनेजर था, उसे रिश्वत खिला दी, ब्राइब दिया कि तुम दे दना आंख बंद करके मुझे ऐसे लेटर जनरेट करके दो। उसकी मदद से हांगकांग में अलग अलग बैंकों से नीरव मोदी ने बहुत सारा पैसा लोन में लिया। लोन में लिया तो वो सारा पैसा डॉलर के लोन्स थे, वो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक में और वहां से नीरव मोदी के पास वो जाएगा। लेकिन नीरव मोदी, मैंने आपको बताया, उसका बिजनेस भी इतना जोरदार नहीं चला था, लेकिन फिर भी रिश्वत दे देके पंजाब नेशनल बैंक के मैनेजर से वो इतना सारा पैसा निकलवाता रहा। आइडियली पंजाब नेशनल बैंक ने क्या करना चाहिए कि नीरव मोदी से कुछ गिरवी रखवाना चाहिए, कोलेटरल या सिक्योरिटी, कि तुम्हारी इतने ज्वेलरी शॉप्स के सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ हमारे पास रखो। लेकिन वो जो करप्ट मैनेजर था उसने ऐसा कुछ किया नहीं। अल्टीमेटली एक दिन करीब 12,000 करोड़ रुपए का चूना लगा के नीरव मोदी भाग गया। एक और भी ऐसा था मेहुल चौकसी, वो भी भाग गया। इसमें और भी आईएमएफ सब पीएचडी थीसिस हम लिखने नहीं बैठेंगे। अब प्रश्न ये सब चल रहा था तो पंजाब नेशनल बैंक के जो ऊपर चेयरमैन एमडी होंगे, वो क्या सो रहे थे, वो क्या कर रहे थे? देखिए, हर एक बैंक का कोर बैंकिंग सॉल्यूशन का सब वेब सर्वर सॉफ्टवेयर होता है। तो नेफ्ट आरटीजीएस का पैसा कहाँ जा रहा है, ये सब यूपीआई एटीएम का पैसा किधर जा रहा है, रुपये मास्टर कार्ड वीजा का पैसा किधर जा रहा है, वो सब पे नजर रहती है, करेक्ट। लेकिन ये जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बनाए गए, वो एक अलग सिस्टम सॉफ्टवेयर था, स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम। वो मामला क्या पिलर 1 में हम पढ़ चुके। तो वो स्विफ्ट से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के मैसेज भेजे जाते हैं, वो सर्वर या कंप्यूटर अलग था, बाकी सीबीएस सिस्टम अलग था। इस कारण से इनको पता नहीं चला, ऐसा वो बोलते हैं। आगे रियल में पता हो भी तो भी वो तो कुछ ना कुछ कांड तो चलता होगा, क्या। तो दिस वाज द स्कैम। स्विफ्ट मैसेजिंग सिस्टम में पढ़ा चुका हूँ पिलर 1 में कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में वो यूज होता है, यार। इसके बियॉन्ड उसमें और दिमाग लगाने का मतलब नहीं, जिस दिन फाइनल जजमेंट आएगा अब हम देखेंगे। तो यस बैंक का स्कैम मैंने आपको बताया। यस बैंक का स्कैम क्या, वो 81 बॉन्ड वाला। यस बैंक का जो मालिक है राणा कपूर, उसने ऐसे लोगों को लोन दिए जो चुकाने की औकात नहीं थी, फिर जितना लॉस हुआ तो लॉस में ये सब बात से लोन का उसका गड़बड़ हो गया, तो उसके वास्ते क्या 81 बॉन्ड में चूना लगाया, वो सब एक्जेक्टली क्या क्या हमारे लिए काम करे। आईएलएफएस मैंने आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में उसका पैसा फंस गया। पंजाब नेशनल बैंक वाला केस मैंने आपको बताया कि नीरव मोदी चूना लुका के चला गया। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, वो हम पढ़ने नहीं बैठे, वो भी असल में ऐसा ही है। 2 नंबर के सब लोगों को लोन दे दिया, लोन वापस नहीं हुआ, डिपॉजिटर का पैसा रुक गया। ना द लास्ट टॉपिक इज आरबीआई और उसका डिविडेंड। एक जमाने में फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली और गवर्नर थे उर्जित पटेल। तो फाइनेंस मिनिस्टर कहते, देखो तुम हमें ढेर सारा डिविडेंड दे दो, आरबीआई तुम्हें जितना प्रॉफिट होता है उसमें से ढेर सारा डिविडेंड दे दो। उर्जित पटेल का नहीं दूंगा, दोनों का झगड़ा हो गया। उसमें से यूपीएससी ने एमसीक्यू भी पूछा था, इसलिए हम देख लेते हैं। आरबीआई को प्रॉफिट कहां से होता है? आरबीआई को प्रॉफिट कहां से होगा? मान लीजिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी उसने उसके पास जो पड़ी है, सेकेंडरी मार्केट में उसने खरीद बेच करके अपने हाथ में जो होल्ड करी है, तो उसमें उसको इंटरेस्ट की कमाई होगी रिजर्व बैंक को। दूसरा, रिजर्व बैंक ने जो अमेरिका या जापान की सरकार के बॉन्ड्स खरीदे, उसमें से भी इंटरेस्ट की कमाई होगी। तीसरा, रिजर्व बैंक जो ये आईसीआईसीआई एक्सिस वगैरह को अलग अलग जो लोन देता है, रेपो लोन, एमएसएफ लोन, उसमें इंटरेस्ट की कमाई होगी। चौथा, आरबीआई के पास मैंने आपको बताया गोल्ड वगैरह भी रहता है। तो सपोज उसने गोल्ड खरीदा 40,000 के भाव पे और फिर चढ़ जाए वो 60,000 पे, तो अगर आरबीआई उसको सेल करेगा तो उसे प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये सबको असल में बोला जाए रिवैल्यूएशन, भाव में वृद्धि होना, उसके चलते आरबीआई को प्रॉफिट हो जाए। उसी तरह हम लोग थर्ड पिलर में समझेंगे आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व में फॉरेन करेंसी भी पड़ी रहती है। तो मान लीजिए आरबीआई ने डॉलर खरीदा 75 में, बाद में भाव हो जाए 85, तब भी आरबीआई बेचेगा, प्रॉफिट होगा। तो ऐसा सब रिवैल्यूएशन मतलब किसी एसेट का प्राइस इंक्रीज होने के चक्कर में भी रिजर्व बैंक का प्रॉफिट हो सकता है। देन और क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? ये जो बैंक ठीक से काम नहीं करे उन पर आरबीआई पेनल्टी चढ़ा दे। मान लो ये आईसीआईसीआई वगैरह बैंक, अब जानते केवाईसी करना पड़ता है, नो योर कस्टमर नॉर्म्स, कस्टमर का पैन कार्ड, आधार कार्ड सब देख के अकाउंट खोला जाए। लेकिन जिनके पास ब्लैक का पैसा हो, वो सब अपने फर्जी अकाउंट खुलाने का काम करे, स्टिंग ऑपरेशन में पकड़े जाए, तो फिर उन पे पेनल्टी चढ़ेगी। तो इसमें से भी आरबीआई को कमाई हो सकती है। फिर एक चीज़ है सिग्नियो राज, वो ऐसा है, मान लीजिए आरबीआई ने 10 रुपये का नोट छापा, लेकिन उसे छापने का खर्च सिर्फ 2 रुपये है, तो फिर उसको प्रॉफिट हो गया ना 8 रुपये का। अब कोर्स इतना आसान नहीं है, उसमें और भी आयाम है, लेकिन वो पढ़ने बैठे तो वो खुद में 10 मिनट का काम है, हमारे लिए इतना वो टॉपिक भी काम का नहीं है। इसे हम क्या कहेंगे, ऐसा जो प्रॉफिट है सिग्नियो राज। तो सिग्नियो राज क्या है? प्रॉफिट फ्रॉम प्रिंटिंग मनी। क्योंकि मान लो जो नोट है उसका फेस वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन छापने का खर्च 2 रुपये, तो मान लो 8 रुपये का प्रॉफिट आया, वो आरबीआई का प्रॉफिट है। आपको रियल लाइफ में ज्यादा जटिल है, क्योंकि ऐसे हवा में तो आरबीआई कागज छापता नहीं है, उसके पीछे एसेट्स होनी चाहिए, और उन एसेट्स को कमाने के लिए भी आरबीआई ने एफर्ट मारी होगी, मेहनत की होगी। तो इतना आसान नहीं, पूरा कॉम्प्लेक्स है, पर हम पढ़ने नहीं बैठेंगे। बस कबूल करो कि सिग्नियो राज वो क्या है, वैसा प्रॉफिट है जो नोट छापने में आरबीआई को होता है। देन डीमोनेटाइजेशन। मान लीजिए आरबीआई ने आपको क्या बोला था कि 500 रुपये का नोट तुम मेरे पास आना, मैं एक्सचेंज करके दूंगा 100 के 5 दूंगा। लेकिन सरकार ने और आरबीआई ने बाद में डीमोनेटाइज कर दिया। आपको डेडलाइन दी थी कि दिसंबर 2016 तक वापस करना। अब मान लो 2024 में वापस करने आओ, तब वो क्या मिलेगा आपको? वो नहीं देंगे पैसे कि आप यहाँ से जाओ और आपको सजा हो जाए उल्टी। तो यहाँ पर भी आरबीआई का प्रॉफिट है।
वैसी बात है, मैंने आपको प्रॉमिस किया तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, लेकिन मैं बाद में तुमको कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरा प्रॉफिट हो गया ना एक प्रकार से। तो डिमोनेटाइजेशन में भी जितना पैसा लोगों ने एक्सचेंज नहीं किया, खासकर जिनके पास ब्लैक मनी था, डर के मारे वो बदलवाने नहीं आए नोट्स, तो वो सब भी आरबीआई का एक प्रकार से प्रॉफिट है, क्योंकि आरबीआई की रिस्पांसिबिलिटी उसमें खत्म हो गई एक्सचेंज करने की। तो हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि लोगों ने अलग अलग जुगाड़ लगा के 99% बैन नोट्स तो एक्सचेंज करा लिए थे, वो सेकंड पिलर में हम देखेंगे। क्या तो पॉइंट इज, ऐसे अलग अलग सोर्सेज से आरबीआई को इनकम या प्रॉफिट होता है। अब ये जितना इनकम या प्रॉफिट हुआ वो आरबीआई अपनी तिजोरी में रखेगा, और उसमें भी कुछ पैसा बफर या रिजर्व के रूप में रखेगा, क्योंकि आरबीआई के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आरबीआई का जो स्टाफ है वो रिटायर हो तो उसको पेंशन देना है, उसके वास्ते पैसा रखेगा। देन कंटिजेंसी या इमरजेंसी के लिए, कोरोना आ गया, यूक्रेन युद्ध हो गया, करेंसी एक्सचेंज ऊपर नीचे हो गया रुपया डॉलर, तो उसके वास्ते भी वो 2.5-3 लाख करोड़ रुपए रिजर्व में रखेगा। फिर ऐसा एक्सचेंज स्टेबिलिटी के लिए वाला 7 लाख करोड़ रुपए वो रिजर्व में रखेगा। करते करीब करीब 9 to 10 लाख करोड़ रुपीज आरबीआई अपने पास ऐसा बफर रिजर्व में रखता है। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचा तो आरबीआई वो पैसे गवर्नमेंट को दे देगा कि मेरे प्रॉफिट में से ये आपका डिविडेंड है। आरबीआई में ऐसा लिखा है कि आरबीआई को जो भी प्रॉफिट हो तो पहले उसने अपने ऐसे सब बफर्स और रिजर्व में रखने हैं, उसके बाद अगर कुछ बचे तो उतना ही पैसा डिविडेंड के रूप में भारत सरकार को देना है। यानी समझो कि कोई फिक्स अमाउंट तय नहीं है, वो डिपेंड करता है आरबीआई को प्रॉफिट कितना हुआ और उसमें से वो कितना पैसा बफर में रखना है उसको सेफ्टी के लिए, और कितना पैसा डिविडेंड में देना आरबीआई की मर्जी है। तो कभी उन्होंने 65,000 करोड़ दिए, कभी 30,000 करोड़ दिए, कभी 50,000 करोड़ दिए, ऊपर नीचे चलते रहता है। 2016 में आरबीआई ने सिर्फ 30,000 करोड़ रुपीज ही भारत सरकार को दिए। आरबीआई का ये तर्क था कि देखिए आपने ये जो 500,000 के नोट मुझसे बैन करवाए, तो उसके बदले नए नोट छापने थे, ट्रांसपोर्ट करने थे, पुराने वापस लेने थे, तो उसमें मेरा बहुत खर्चा हो गया, तो मेरा प्रॉफिट कम है, इसलिए मैं इस बार आपको कम पैसा दूंगा, आपको मतलब सरकार को। ये सब चल रहा था। उसके बाद 2019 तक पहुंचते हैं, तो सरकार ने जिद शुरू की कि ये सब 30-60 रुपये का चिल्लर हमको नहीं मांगते, हमें सीधा तुम 3 लाख करोड़ दे दो। तुम ये जो बफर सेफ्टी में इतना पैसा रखते हो 9-10 लाख करोड़ मत रखो, उसमें से हमको इधर पैसा दे दो। ऐसी सरकार ने मांग की। यहाँ तक कि एक किताब बीच में आई, संजय बारोट किसने लिखी, उसमें ऐसा है, प्राइम मिनिस्टर मोदी कॉल्ड आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल स्नेक हू सिट्स ओवर द मनी, मतलब सांप की तरह ये क्या बैठा है, हमको कुछ पैसा देता क्यों नहीं है। खैर, तो इनका झगड़ा हो गया। सरकार का ये कहना है कि तुम ये रिजर्व में 9-10 लाख करोड़ रुपए क्यों रखते हो, हमें थोड़ा पैसा और दे दो ना, सेफ्टी में कम रखो पैसा, ऐसी उनकी फरमाइश थी। तो दोनों की आपस में अड़ गई तो करना क्या चाहिए, कमेटी बिठानी चाहिए। तो एक बीमल जालन कमेटी बनाई गई। बीमल जालन कमेटी ने क्या करेगा, वो मिडल ऑफ द वे कि आपका भी नहीं, आपका भी नहीं, तुम थोड़ा ज्यादा दे दो, पर सरकार मांग रही उतना भी ज्यादा मत दो, करके 1 आध लाख करोड़ रुपए दिलवा दिए। तो दैट वाज द जिस्ट ऑफ बीमल जालन कमेटी। दूसरा बीमल जालन ने रिफॉर्म ये लिया कि फाइनेंशियल ईयर चेंज करवाए। देखिए, हम अगर ये कहें कि आपको इनकम टैक्स भरना है तो आपको सैलरी पे भरना है, और सैलरी मतलब 5 साल की सैलरी पे भरना है, 1 साल की सैलरी पे भरना है, जब 1 साल की सैलरी पे भरना है तो 1 साल कब से गिनते हैं, जनवरी से दिसंबर गिनते हैं नहीं, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो इसको हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर। तो भारत सरकार और बाकी इकोनॉमी का फाइनेंशियल ईयर तो ये है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आरबीआई अलग दुनिया में चलती थी, उनका फाइनेंशियल ईयर था 1 जुलाई से लेकर अगले साल की 30 जून। तो दोनों का मैच नहीं होगा तो तकलीफ क्या होगी, आरबीआई 2 बार डिविडेंड देगा, एक बार कहेगा इंटरिम डिविडेंड है क्योंकि मेरे तो बैलेंस शीट अभी तक मैंने सब बनाई नहीं है, फिर अगले साल वो एडजस्ट करके अब तुम्हें दूसरा डिविडेंड देता हूं। तो ये सब इंटरिम डिविडेंड फुल डिविडेंड आपकी मगजमारी नहीं हो, इसलिए बीमल जालन कमेटी ने कहा कि आरबीआई तुम सुधर जाओ और अब से तुम्हारा भी फाइनेंशियल ईयर होगा 1 अप्रैल टू 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर। फिर मुद्दा आता है उर्जित पटेल का रेजिग्नेशन, जिसमें से एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा। उर्जित पटेल गवर्नर थे, 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था, तो 2019 में नौकरी खत्म होने वाली थी, पर 1 साल पहले ही रिजाइन कर दिया उसने। ऐसा क्यों? क्योंकि वेवलेंथ मैच नहीं हो रही थी फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। सरकार क्या चाहती थी कि आरबीआई हमको ज्यादा डिविडेंड दे दे, 3 लाख करोड़। ये जो बासेल नॉर्म्स हैं, जो ओरिजिनली 2019 में जो भी 9% सीआरआर करना था, सरकारी बैंकों से हो नहीं रहा था, तो इसका मतलब भारत सरकार ने उनको पैसा देना पड़े, रिकैपिटलाइज करना पड़े, सरकार कहे हम किसानों को और दूसरों की मदद करें, चुनाव जीतना है, ये इनकी क्या मदद करें। तो सरकार चाहती थी कि आरबीआई बासेल नॉर्म्स की डेडलाइन को पोस्टपोन कर दे, ताकि हमें सरकारी बैंकों को एक्स्ट्रा पैसा भी नहीं देना पड़े। तो उर्जित पटेल उसमें मना कर देते। फिर हमने देखा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, शरारती बच्चों की लिस्ट, अब उसमें भी ज्यादातर सरकारी बैंकों के नाम आ गए। सरकार चाहती थी तुम उसको वहां से नाम हटा दो, उर्जित पटेल ने कहा नहीं, वो तो कायदे से काम होगा। उस जमाने में महंगाई भी बहुत ज्यादा थी, तो उर्जित पटेल टाइट मनी पॉलिसी रखी थी, मतलब रेपो रेट को काफी बढ़ा दे, तो स्वाभाविक लोन महंगे हो जाएंगे। तो फिर जो व्यापारी वर्ग है, स्मॉल ट्रेडर्स, उनको भी दिक्कत है, कोई कस्टमर नहीं आते वगैरह। और आप जानते हैं बीजेपी पार्टी के लिए स्मॉल ट्रेडर्स मतलब सिग्निफिकेंट उनका प्रेशर ग्रुप है, वोट बैंक है, तो उसके लिए भी सरकार की कुछ इच्छा थी, रेपो तो थोड़ा सस्ता करो, उधर भी उर्जित पटेल माने नहीं। फिर ये पंजाब नेशनल बैंक में नीरव मोदी वाला स्कीम हुआ, तो फाइनेंस मिनिस्टर ने तब उर्जित पटेल को धमकाया, तो उर्जित पटेल ने मेरे पास तो बात नहीं है ये वो, तो इनका मतलब दे वर नॉट गेटिंग अलोंग। अब ऐसी सिचुएशन में मतलब व्हाट इज द सॉल्यूशन? अल्टीमेटली आरबीआई का स्ट्रक्चर कंपनी जैसा बनाया गया है कि जहां है शेयर होल्डर भारत सरकार, और उसमें कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में बैठते हैं, और उसमें फिर आरबीआई का गवर्नर भी उसका हिस्सा है और वो नीचे बैंक चलाता है। लेकिन अब शेयर होल्डर नाराज है, सैड इमोजी, ये जो हमारे कंपनी का सीईओ है या हम कहीं आरबीआई का गवर्नर है, ये हमारी इच्छा के हिसाब से काम नहीं करता है। तो फिर शेयर होल्डर क्या कर सकता है? आरबीआई एक्ट में कुछ प्रोविजंस दिए हैं कि शेयर होल्डर की क्या पावर होंगे। शेयर होल्डर मतलब सरकार। यहाँ पर सेक्शन 7 उसमें ऐसा लिखा है कि अगर जनहित पब्लिक इंटरेस्ट हो तो सरकार आरबीआई गवर्नर को मीटिंग में बुला सकती है और उसको बोल सकती है आप ऐसा ऐसा काम करो। मान लीजिए ऐसी मीटिंग में भी वो गवर्नर माने नहीं बात सरकार की, तो सेक्शन 7(2) उसमें ऐसा है कि गवर्नमेंट आरबीआई का जो सेंट्रल बोर्ड या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको बोल सकते हैं कि इसको तुम ठीक करो। उस केस में आरबीआई गवर्नर ने बात मानी होगी और फिर भी नहीं माने तो उसको निकाल के किसी और को बना सकते हैं। दैट इज द प्रोसेस। अब यहाँ पर समझो कि आरबीआई ने ऐसा भी नहीं है कि इनको निकाला गया, पर ये जो पूरी प्रोसेस में इसको नोटिस भेजे, बुलाए, मीटिंग में तलब करें, देन उर्जित पटेल फेल कि यहाँ अपनी सेल्फ एस्टीम नहीं है, सम्मान यहाँ पर अपना है नहीं, तो उसने रिजाइन कर दिया। इसमें से आपको सबक क्या लेना है? एक तो यूपीएससी ने एमसीक्यू पूछा, एमसीक्यू कुछ ऐसा था कि ये सारे पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए, तो संविधान में तो नहीं दिए गए ना भाई, संविधान में तो शायद आरबीआई नाम की चीज भी नहीं लिखी होगी, ये सब आरबीआई के कानून में लिखा है, व्हिच एम्पावर्स द गवर्नमेंट टू फोर्स द आरबीआई गवर्नर टू डू देयर बिडिंग। तो दैट इज फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। मेंस में या एथिक्स में या जीवन बोध क्या है? उर्जित पटेल ने रिजाइन किया तो अपनी खुद की डिग्निटी को बचा दिया, सेल्फ डिग्निटी, कि मुझे मीटिंग में जलील नहीं होना पड़े, पर उससे इंस्टीट्यूशन की गरिमा कम होती है कि आप कबूल करेंगे भाई मेरे पास पावर नहीं था, मैं भाग रहा हूँ। उसके बाद ये आप अगर देखिए आराम से, तो आरबीआई, उर्जित पटेल वाज एन इकोनॉमिस्ट, वो रिजाइन करके भाग गया, फिर सरकार ने बनाया शक्तिकांत दास को, वो आईएएस है, उसके बाद ये जो नया है वो भी आईएएस है, तो आईएएस के कब्जे में चला गया इंस्टीट्यूट। अब वो अच्छा करे बुरा करे अलग अलग लोग तर्क दे सकते हैं, बट यू एस्केप्ड,
आप इकोनॉमिस्ट, आप स्पेशलिस्ट, आप इसको ठीक चला सकते थे, आप भाग गए तो 22 लोगों के हाथ में ये चला गया। तो दैट इज मतलब यूपीएससी के मेंस में एथिक्स में कुछ पूछा जाए, एक्सवाइजेड प्रॉब्लम है मिनिस्टर, आपको ये बोला था, आप रिजाइन करोगे कि नहीं? तो एक काम करेंगे हम, रिजाइन करने से आप खुद की गरिमा को बचा सकते हैं, इंस्टीट्यूशन की गरिमा को आप खराब करते हैं। बस तो खेल खत्म। पिलर 1 भी 2 बर्निंग इश्यूज भी खत्म। अब जो मिलेंगे, क्या मिलने से पहले एक और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, फिर आगे का कार्यक्रम मैं आपको बताऊं। हम्म, हम्म। पहले मैं आपको 40 सेकंड देता हूं, आराम से क्वेश्चन पढ़ो, फिर इसे सॉल्व करते हैं। और आपको क्या लगता है इसमें? एबीसीडी वोटिंग लाइन टाइमर स्टार्ट्स इन 3 2 1 स्टार्ट। एक मिनट, मेरे से गलती शायद ये हुई है, सही वो नहीं किया, इग्नोर दैट। इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए डी। वो जो ऑप्शन मुझे सिलेक्ट करना था वो गलत, तो आंसर इज डी एक्चुअली। ये तीनों चीज जो है वो नॉन फाइनेंशियल डेट है, वो हमने कल देखा था। सरकार को लोन चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या ट्रेजरी बिल, तो वो खुद के लिए लोन ले रहा है, ऐसा नहीं कि हमें मिला फिर हम आगे जाके अदानी को लोन देंगे, इसलिए ये नॉन फाइनेंशियल डेट है। आपने जो क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था आपने खुद के लिए लिया, ऐसा तो नहीं आप अदानी को लोन दे रहे हैं। उसी तरह कंपनी ने अपने बॉन्ड इशू किया तो खुद के लिए इशू किया ना, वो आगे तीसरे को नहीं दे रहा है। तो दीज आर कॉल्ड नॉन फाइनेंशियल डेट्स। ऑन द अदर हैंड, बैंक वाले जो रेपो एमएसएफ या बॉन्ड इशू करके खुद के लिए जो लोन लाते हैं वो आगे किसी और को देना चाहते हैं, इसलिए वो सब कहा जाता है फाइनेंशियल डेट। हमें पूछा नॉन फाइनेंशियल डेट क्या है, मतलब जो खुद के लिए लेता है कोई व्यक्ति, जैसे हाउस होल्ड ने होम लोन लिया, कस्टमर ने क्रेडिट कार्ड लोन लिया, या गवर्नमेंट ने ट्रेजरी बिल से लोन लिया, वो खुद के लिए लिया है, तो ऑल थ्री आर करेक्ट, सो द आंसर इज टी 1 2 3 इज करेक्ट। क्रेजी क्वेश्चन, क्योंकि बुक्स में ये नहीं दिया है, इन्होंने पूछा फिर सर्च करना पड़ा, वो एक आध कोई गूगल बुक्स में ढूंढ के लाओ तो मिले। ये भी मैंने नहीं पढ़ा था, जब एग्जाम हुई उसके पहले नहीं पढ़ा था, तो पूछा फिर ढूंढने बैठो तो ये सब पता चल गया, ऐसा भी होता है। तो इकोनॉमी में जो भी इकोनॉमी प्लस गवर्नमेंट स्कीम की नो 15 18 20 सवाल जो हो जाए, 10 12 सवाल सॉल्व हो सकते हैं, बाकी सब ऐसा ही सब रहता है जो पिछले दो ले हमने देखे। एक तो ये वाला, इसके पहले क्या देखा, सिंडिकेटेड लैंडिंग वाला ये सवाल। तो सच क्रेजी थिंग्स कम, मतलब समझो ये आपको याद रखना है कि नहीं पता है तो फिर क्या मुझे रिस्क लेना चाहिए, स्किप कर देना चाहिए। अब जो पूरा ही नहीं पता तो फिर आप यहाँ पर क्या वर्ड एसोसिएशन करोगे, नॉन फाइनेंशियल डेटा, आप सोचिए तो सब फाइनेंशियल लोन करते हो, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, इट इज नॉट हेल्पिंग। एग्जाम खत्म होने के बाद लोग तुक्के से ये बताते वो बताते, वो अलग बात है। आई एम टेलिंग यू दिस क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क लेके बहुत ज्यादा आपको टिक नहीं करना चाहिए। आजकल जो पेपर्स आते हैं काफी टफ आते हैं, ट्रिकी आते हैं, ये तो चलो फिर भी एक चीज हुई, साइंस के अंदर ऐसा है कि पूरा अलग दिशा में जाता है, कोचिंग वालों के आंसर की अलग, यूपीएससी के आंसर की अलग, इंटरनेट पे ढूंढो, हर वेबसाइट पे जवाब अलग, तो एक्यूरेसी इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम इज शेयर मार्केट। देखिए शेयर मार्केट पहले मैं 2 लेक्चर में निपटा देता था, अब ये जो भी 3 या 4 लेक्चर होंगे, क्योंकि इसमें से ज्यादा सवाल पूछने की आजकल यूपीएससी को कुछ नहीं मची है, तो प्लीज अटेंड देम, ट्राई टू अटेंड देम लाइव। अब इसका जो कार्यक्रम है ऐसा, आज 4 तारीख मंगलवार, कल बुधवार को 2 टेस्ट होंगे, पर आपको दोनों नहीं देने तुरंत, जब आपका रिवीजन उसका हो जाए तब सुकून से देना। पहला तो टेस्ट होगा, मतलब वेडनेसडे को 2 टेस्ट होंगे, एक तो ये बैंक एनबीएफसी क्लासिफिकेशन, उसके जो भी 45 क्वेश्चन होंगे वो समझो कि 9 बजे टेस्ट हो, उसके बाद वेडनेसडे 10 बजे दूसरा टेस्ट हो, ये बैड लोन वाली जो भी हमने पढ़ा, तो देयर विल बी 2 टेस्ट, उसमें भी 45 क्वेश्चन। आपको सबका इतना रिवीजन ना हुआ हो तो चिंता नहीं करनी, आप खुद को कोई और डेडलाइन दे दो कि मैं रविवार को इसको दूंगा, आप अपने हिसाब से वो देख लेना। मैंने शेड्यूल क्यों किया है, वरना फिर क्रोनोलॉजी ब्रेक हो जाएगी ना, इसके बाद पिलर 1 सी दिखना चाहिए, जब आप रिवीजन के लिए बैठे हैं बाद में देख रहे हैं तो क्रोनोलॉजी में चीज चलनी चाहिए, देयरफॉर आई हैव शेड्यूल बोथ द टेस्ट टुमारो। तो बुधवार को टेस्ट होंगे, जो भी आपने मुझे मंडे तक क्वेश्चन पूछे एफएक्यू में उसका जवाब की मैं पीडीएफ फाइल अपलोड करूंगा, परसों मतलब क्या फर्स्ट डे, गुरुवार को वापस मिलेंगे, तब नेक्स्ट हैंड आउट में पिलर 1 सी शेयर मार्केट हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो दैट इज द फ्लो, सी यू अकॉर्डिंगली, लेट्स क्रैक इट।